हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वाजपेयी, आपका एबी सर, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ मोशन एजुकेशन कोटा। महा रिवीजन कोर्स जो मोशन ने अनाउंस किया है स्टूडेंट, इससे नीट के पूरे सिलेबस को कवर किया जा रहा है। और इसी महा रिवीजन कोर्स में आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल है। इस पूरे चैप्टर को एनसीईआरटी सीक्वेंस में क्वेश्चंस के थ्रू तैयार किया जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको महा रिवीजन कोर्स से बहुत बेनिफिट हो रहा होगा। इसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर ले लिए हैं और अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। सो स्टार्ट करता हूं स्टूडेंट, ठीक है। इसमें फर्स्ट, which of the following is a major cause of death among non infectious disease? स्टूडेंट, श्योर, नॉन इन्फेक्शन डिजीज के बारे में पूछा गया है और वो ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो डिजीज पे स्टूडेंट मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। डिजीज जो होती है, जरा अगर हम इसको देखें तो डिजीज जो होती है स्टूडेंट, टू टाइप्स की कर दी गई। वन इज कॉल्ड द इन्फेक्शियस डिजीज, श्योर। फर्स्ट होती है इन्फेक्शियस डिजीज स्टूडेंट, ये लीजिए, ऑल्सो नॉन एज अ कम्युनिकेबल डिजीज स्टूडेंट। कम्युनिकेबल, जी हाँ स्टूडेंट, कम्युनिकेबल डिजीज। और नेक्स्ट इज कॉल्ड द नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ऑल्सो नॉन एज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो डिजीजेज आर ऑफ टू टाइप्स स्टूडेंट। आज एक नॉलेज, एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पॉइंट यही है। इन्फेक्शियस डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज होती है। व्हाई? बिकॉज दे ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, सो दे आर कम्युनिकेबल। जी हाँ, एक पर्सन तो दूसरे पर्सन में चली जाए, ट्रांसफर हो जाए, उन्हें कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोअन डिजीज, हेलमिंथिस डिजीज, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज में। आज अगर कोई बोले टाइफाइड, कोरोना, कोविड जिसे कह रहे हैं, आज एड्स, जी हाँ स्टूडेंट। तो कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जांपल्स अगर कुछ हम बात करें तो जैसे एड्स हो गया, जी हाँ स्टूडेंट। कोई भी बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, मलेरिया, जितने भी है सब इसके अंदर होगा। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज नॉन कम्युनिकेबल होती है। जी हाँ स्टूडेंट, ये एक ही पर्सन में रहेगी, नॉट ट्रांसमिट टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जी, अब जैसे मैं इसमें एग्जांपल दूंगा, कैंसर स्टूडेंट, कैंसर, अगर किसी पर्सन को कैंसर हो जाता है तो वो दूसरे पर्सन में नहीं ट्रांसमिट होता है। जी, मैं कहूंगा विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज, स्कर्वी हो, मैं कहूंगा अगर किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की डिजीज, ये सब उस पर्सन में लिमिट रहेगी, दूसरे में नहीं जाएगी। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो डिजीज ट्रांसमिट नहीं होती है उन्हें नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहा जाता है। जी हाँ, अस्थमा, अब मान लीजिए किसी को अस्थमा है स्टूडेंट, तो वो उस पर्सन में ही रहेगा, दूसरे में नहीं ट्रांसमिट होता है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और कम्युनिकेबल डिजीज दो वैरायटी होगी, ध्यान से। इसमें स्टूडेंट कम्युनिकेबल में एड्स मोस्ट फैटल है स्टूडेंट, एनसीईआरटी की लाइन। और नॉन कम्युनिकेबल में एन कैंसर मोस्ट फैटल है, जो कि मेजर कॉज है डेथ का। अब आपसे पूछा गया कौन सी डिजीज उस पर है, आपसे पूछा गया नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में बताना है। नॉन इन्फेक्शियस में कैंसर, इन्फेक्शियस हो जाती तो एड्स हो जाता है स्टूडेंट, श्योर। तो मेजर कॉज ऑफ डेथ एनसीईआरटी की लाइन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, आंसर जाएगा कैंसर। तो आज ये क्लियर हुई लाइन, डिजीज आर ऑफ टू टाइप, इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक से दूसरे में फैलने वाली डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोअन डिजीज, जी हाँ, कोई भी डिजीज ले लो आप, एड्स हुआ, निमोनिया हुआ, टाइफाइड हुआ, कोरोना हुआ, कॉमन कोल्ड हुआ, मलेरिया हुआ, सब इन्फेक्शियस डिजीज। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, या वो नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये उसी में रहती है, कैंसर, अस्थमा, विटामिन डेफिशिएंसी, स्कर्वी। जी हाँ, किसी को कोई भी वीएस कहते हैं आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर सी, क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Disease which are, question number second, disease which are transmitted through contaminated food and water। स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज और आज बताता हूँ, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमारा एक बढ़िया टॉपिक, और इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। मैं आपको पूरा रिवाइज करवा देता हूँ, ध्यान से सुनना। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एक पहला मोड होता है स्टूडेंट, और वो यही रहा, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। जी, तो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से होने वाली डिजीज, इसको स्टूडेंट एक और नाम देते हैं, फीकल ओरल रूट। जी हाँ, ये डिजीज वो होती है जो कि कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से जाएंगी। कौन कौन सी है? जितनी भी जनरली इंटेस्टाइन की जो डिजीज होती है वो ये होगी, टाइफाइड ये आएगा, जी हाँ, अमीबिएसिस नाम सुना होगा आपने, एस्केरियासिस नाम सुना होगा, ये सब इसके अंदर इंक्लूड की जा सकती है। तो आप कहोगे टाइफाइड, यस सर, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। अमीबिएसिस, यस सर, ये भी कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। एस्केरियासिस, ये भी कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है।
मोड नंबर सेकंड आता है स्टूडेंट, और वो होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जी हाँ, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन डन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एयरबॉर्न डिजीज, जो एयरबॉर्न डिजीज स्टूडेंट, और ये जनरली स्टूडेंट इन्फेक्टेड पर्सन के छींकने या खांसने से इसके ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, पैथोजन हवा में आ जाते हैं और वो नॉर्मल पर्सन में चले जाते हैं। ये वाली डिजीज अभी जो चल रही है सबसे ज्यादा, कोरोना, क्यों कह रहे हैं मास्क लगाओ, ताकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ना हो स्टूडेंट। हाँ, कॉमन कोल्ड डिजीज आप बोल सकते हो, निमोनिया, इसके एग्जाम्पल अगर मैं आज आपको देना चाहूँ तो कॉमन कोल्ड डिजीज स्टूडेंट, जी हाँ, इसके एग्जाम्पल में निमोनिया आ जाएगा स्टूडेंट। ये सब आपको आज के कोरोना बोल सकते हैं, यानी कोविड स्टूडेंट, ये लीजिए। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। अब आई एक और डिजीज स्टूडेंट, वेक्टर, और वो था वेक्टर बॉर्न डिजीज स्टूडेंट। जी हाँ, वेक्टर बॉर्न डिजीज स्टूडेंट। अब आप कहेंगे सर ये क्या होती है? ये मॉस्किटो की वजह से होने वाली डिजीज, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पैथोजन मॉस्किटो ट्रांसमिट करेगा स्टूडेंट। मलेरिया, जी हाँ, डेंगू फीवर, फिलीरियसिस, याद है ना आपको, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, ये दोनों स्टूडेंट, हाँ, और फिलीरियसिस, एलिफेंटियसिस कहते हैं जिसे, और मलेरिया, मलेरिया मॉस्किटो एनोफिलीज की वजह से, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया क्यूलैक्स की, यस स्टूडेंट, एडीज की वजह से, और एलिफेंटियसिस क्यूलैक्स की वजह से। तो ऐसे करके स्टूडेंट एक बार और कौन कौन सी डिजीज, डेंगू कह सकते हो आप लोग, बिल्कुल सर, डेंगू फीवर, और और सर मलेरिया, बिल्कुल सही कहा, मलेरिया कर देते हैं, और बोलो सर, और फिलीरियसिस, अच्छा ठीक है, फिलीरियसिस भी कर देते हैं, और बोलो सर चिकनगुनिया, वो भी इसी में इंक्लूड होगा। तो आज मैंने आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताया, तीन मोड हो गए बेसिकली। एक होता है फीकल ओरल रूट, ऑल्सो नॉन एज द कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। दूसरा होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, छींकने खांसने से आएगा, ऑल्सो कॉल्ड स्टूडेंट एयरबॉर्न डिजीज, हवा से फैलेगा। तीसरा होता है मच्छर के काटने से, यानी कि, तो उसमें वेक्टर बॉर्न डिजीज आ गया। अब उसमें चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, फिलीरियसिस, फिलीरियसिस इज नॉन एज द एलिफेंटियसिस। डन, ये हो गया स्टूडेंट। तो ऐसा आ गया। एक और मोड होता है सेक्सुअली इन्फेक्शन डिजीज, जो सेक्सुअल इंटरकॉर्स से जाती है, उसमें गोनोरिया, सिफिलिस, क्लियर, एड्स भी उसी में आएगा स्टूडेंट, हेपेटाइटिस बी, ये सब सेक्सुअली इंटरकॉर्स से फैलने वाली डिजीज है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर? सर कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से एस्केरियासिस, यस सर, फिलीरियसिस, यस सर, नो सर, फिलीरियसिस नो, फिलीरियसिस वेक्टर बॉर्न डिजीज है, पहला ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड, मलेरिया, नो सर, मलेरिया वेक्टर बॉर्न डिजीज है, एनोफ्लीज मॉस्किटो से, फीमेल एनोफ्लीज। टाइफाइड, यस सर, अमीबियासिस, यस, एस्केरियासिस, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। फिर टाइफाइड, अमीबियासिस, निमोनिया, निमोनिया नहीं सर, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा सी। डन, दो क्वेश्चन परफेक्ट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, एक और वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? तो अब स्टूडेंट हमें बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज की लिस्ट तो याद होनी चाहिए, कौन कौन सी। तो हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, हमें एनसीईआरटी में बैक्टीरियल डिजीज पता होनी चाहिए स्टूडेंट, कौन कौन सी है। तो स्टार्ट करता हूँ, बैक्टीरियल डिजीज। तो बैक्टीरियल डिजीज और बैक्टीरियल डिजीज की लिस्ट लेते हैं, कौन कौन से एनसीईआरटी में दी हुई बैक्टीरियल डिजीज की बात करूं। एक स्टूडेंट टाइफाइड, ये बैक्टीरियल डिजीज होती है, जी हाँ। एक और बात करें, निमोनिया, निमोनिया, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है स्टूडेंट। और क्या दिया है एनसीईआरटी ने? डिसेंट्री दिया हुआ है, ये वर्ड दिया है एनसीईआरटी ने, निमोनिया और टाइफाइड को तो बढ़िया दिया हुआ है, डिसेंट्री, प्लेग, जी हाँ स्टूडेंट, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। और इसके अलावा डिप्थीरिया, डिप्थीरिया बैक्टीरियल डिजीज है। एक फेमस और स्टूडेंट, टिटनस, एनसीईआरटी ने नहीं दिया, जी हाँ। एक और फेमस है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। तो ये कुछ बैक्टीरियल डिजीज है जो मैंने आपको बताई। इसी तरीके से मैं अगर आपसे बात करना चाहूँ स्टूडेंट, बैक्टीरियल डिजीज के बाद वायरल डिजीज, तो भी आपको पता होनी चाहिए, वायरल डिजीजेस उनकी लिस्ट भी पता होनी चाहिए। माना एनसीईआरटी ने कौन सी दी है वो बाद में देखते हैं। एनसीईआरटी ने फर्स्ट दी है कॉमन कोल्ड स्टूडेंट, ये वायरल डिजीज है, बिल्कुल है साहब। कॉमन कोल्ड, सेकंड एड्स, ये दो एनसीईआरटी ने इंक्लूड करें। पर हम और ले लेते हैं फेमस नाम, पोलियो, जी हाँ स्टूडेंट, मम्स, ये वायरल डिजीज में स्टूडेंट, जी हाँ। स्मॉल पॉक्स, पोलियो, मम्स, स्मॉल पॉक्स, ये सब वायरल डिजीज में इंक्लूड किया जाएगा। मुझे तो लग रहा है समझ में आ रही बात, क्लियर है ये। और फिर स्टूडेंट डेंगू, जो अभी हमने बोला था स्टूडेंट, डेंगू फीवर, ये भी वायरल डिजीज के अंदर इंक्लूड होगा।
ठीक है। ये तो ऐसे कुछ वायरल डिजीज है, कुछ बैक्टीरियल डिजीज की लिस्ट है। एनसीईआरटी ने जो दी है वो ये रही सारी आपके सामने। टाइफाइड, निमोनिया, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया में थ्रोट इन्फेक्टेड होता है। अब आपसे पूछा गया सेट ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। यस, टिटेनस, बिल्कुल सर। मम्स, नो सर, मम्स वायरल डिजीज है। टाइफाइड, यस सर। कॉमन कोल्ड, नो सर, कॉमन कोल्ड वायरल डिजीज है। वाह भाई वाह। नेक्स्ट, निमोनिया, यस सर। प्लेग, यस सर। डिप्थीरिया, यस सर, ये रहा बिल्कुल। टाइफाइड, यस सर। डिसेंट्री, यस सर। पोलियो, नो सर, पोलियो वायरल डिजीज है। तो केवल ऑप्शन नंबर थर्ड ऐसा है स्टूडेंट जिसके अंदर तीनों ऑप्शन मैच कर गए, तीनों। जी हाँ, निमोनिया भी है, प्लेग भी है, डिप्थीरिया भी है। ये वायरल डिजीज और बैक्टीरियल डिजीज में डिफरेंस कर दिया हमने। बैक्टीरियल डिजीज याद आज के बाद, वायरल डिजीज याद। मैंने बोला प्लेग सर बैक्टीरियल डिजीज, टीबी, टिटेनस बैक्टीरियल डिजीज, मम्स, पोलियो वायरल डिजीज, एड्स कॉमन कोल्ड, डेंगू वायरल डिजीज, श्योर, टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं, वापिस वही अभी जो पूछा, पेयर ऑफ वायरल डिजीज फाइंड आउट करनी है। अभी याद है सब? टाइफाइड नो सर, रिंगवर्म नो सर, फंगल डिजीज है, एड्स जरूर है, कॉमन कोल्ड एड्स यस सर, डिसेंट्री नो सर, बैक्टीरियल डिजीज है। सिंपल क्वेश्चन, आंसर गया सी। हाँ जी, समझ में आ गई बात? बिल्कुल। तो चार क्वेश्चन कंप्लीट हुए, कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सी वायरल डिजीज है, तैयार कर दिया आपको। मुझे तो लग रहा है परफेक्ट याद हुआ है। डन, आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। अब आइए एनसीईआरटी फॉलो करते हैं। फर्स्ट डिजीज टाइफाइड डी हुई है, विच वन इज नॉट अ कॉमन सिम्टम ऑफ टाइफाइड। तो टाइफाइड के बारे में कुछ बात कर लें स्टूडेंट। टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है, साल्मोना टाइफी नाम के पैथोजन की वजह से होती है। हम टाइफाइड के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट। टाइफाइड ये फीवर है स्टूडेंट, और इसके पैथोजन का नाम अगर मैं बोलूं आज आपको तो साल्मोनेला। जी हाँ स्टूडेंट, साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया, इसकी वजह से होती है स्टूडेंट ये डिजीज। पहला इसका क्वेश्चन ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कैसे स्टूडेंट, तो आज के बाद कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से डिजीज होती है। फीकल ओरल रूट जिसे कहा जाता है स्टूडेंट, दिस वन फीकल ओरल रूट, इससे होने वाले इन्फेक्शन है स्टूडेंट, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से होती है। टाइफाइड, टाइफाइड के अंदर स्टूडेंट ध्यान से सुनना, बहुत तेज फीवर आता है और फीवर बना हुआ रहता है स्टूडेंट। सस्टेन हाई फीवर ये इसका बहुत बड़ा सिम्टम है, सस्टेन हाई फीवर टाइफाइड के अंदर। जी हाँ, और उसके बाद स्टूडेंट टाइफाइड में पेट में दर्द, एब्डोमिनल पेन होगा, फीवर आएगा, बहुत कमजोरी रहेगी, भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये टाइफाइड के सिम्टम्स है स्टूडेंट। जी, उसके बाद जब बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट कर देते हैं, तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ आल्सो अकर स्टूडेंट। टाइफाइड अगर बिगड़ जाता है तो डेथ हो जाती है, तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ, ये वीकनेस, सस्टेन हाई फीवर, ये लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब टाइफाइड के अंदर होगा स्टूडेंट। फीकल ओरल रूट से होने वाली डिजीज है। टाइफाइड के लिए जो कंफर्मेशन के लिए टेस्ट होता है उसे विडाल टेस्ट कहते हैं। हर बार पूछा जाता है स्टूडेंट, ध्यान रखना नीट में, विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट इज फॉर टाइफाइड स्टूडेंट। ये है कुछ पॉइंट। तो बैक्टीरियल डिजीज टाइफाइड। अब क्वेश्चन आ गया, विच वन इज नॉट ए कॉमन सिम्टम ऑफ टाइफाइड स्टूडेंट। वही बोला, कौन सा टाइफाइड का कॉमन सिम्टम नहीं है? वीकनेस बिल्कुल है, बुखार यस, सस्टेन हाई फीवर, लॉस ऑफ लिव्स एंड नेल्स टर्न ब्लूइश, नो स्टूडेंट, ये निमोनिया डिजीज में होता है। अभी हम निमोनिया भी पढ़ लेते हैं, टाइफाइड के बाद निमोनिया दिया हुआ है एनसीईआरटी में, मैं उसको भी पढ़ा देता हूँ पहले। ये निमोनिया का सिम्टम है। लॉस ऑफ एपेटाइट, यस सर ये तो होता है। क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सिंपल हो गया, सी स्टूडेंट, चिया, बिल्कुल सिंपल। या आपको निमोनिया भी बता देता हूँ स्टूडेंट, ध्यान से सुनना निमोनिया के क्वेश्चन स्टार्ट। तो नेक्स्ट डिजीज में निमोनिया बोलता हूं आपको। जी सर, निमोनिया के बारे में, निमोनिया एक वायरल डिजीज है कि बैक्टीरियल डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज है। निमोनिया और टाइफाइड दोनों बैक्टीरियल डिजीज है, और दोनों दी हुई है एनसीईआरटी में। और निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये बैक्टीरिया से होती है। दो बैक्टीरिया दिए हुए इसके, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। निमोनिया में क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं आपको। निमोनिया में हमारा लंग्स इफेक्टेड होगा, इफेक्टेड पार्ट लंग्स होता है स्टूडेंट निमोनिया में। लंग्स में एल्वेलाई होती है वो, जी हाँ, एल्वेलाई में फ्लूइड भर जाता है स्टूडेंट, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। फीवर निमोनिया में भी आएगा, बट बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगती है निमोनिया में। और ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट जो लिप्स होते हैं, जो नेल्स होते हैं, वो ब्लूइश होने लगते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने के कारण। एल्वेलाई गेट फील्ड विथ फ्लूइड स्टूडेंट। निमोनिया में, निमोनिया में लंग्स इफेक्टेड होगा, लंग्स के अंदर चला जाएगा पैथोजन। जी,
निमोनिया में, निमोनिया बैक्टीरियल डिजीज है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है, साल्मोनेला टाइफी। निमोनिया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, निमोनिया फीकल ओरल रूट के बजाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होगा। ये लीजिए, ये तैयार, ये डन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है निमोनिया। और निमोनिया में इफेक्टेड पार्ट लंग्स और एल्वेलाई है। निमोनिया में लिप्स एंड नेल्स टर्न ब्लूइश स्टूडेंट, इस बीमारी में होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। एक इसके बाद एक डिजीज एनसीईआरटी ने दी है, उसे कॉमन कोल्ड कहा जाता है स्टूडेंट। कॉमन कोल्ड वायरल डिजीज है। जी हाँ, कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज है। और कॉमन कोल्ड में नोज स्टूडेंट और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इफेक्टेड होता है। सर्दी जुकाम जिसे हम कहते हैं। डबल स्टार, कॉमन कोल्ड में लंग्स इफेक्टेड नहीं होता। कॉमन कोल्ड भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होगा। यानी निमोनिया, कॉमन कोल्ड दोनों ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होंगे, एयरबॉर्न डिजीज है। बट निमोनिया बैक्टीरियल डिजीज है और कॉमन कोल्ड वायरल डिजीज है, जो कि राइनो वायरस से होता है। और निमोनिया में लंग्स इफेक्टेड होता है, एल्वेलाई। जी हाँ, और कॉमन कोल्ड में लंग्स में नहीं जाता वायरस, इसमें नोज और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह कुछ पॉइंट। तो मैंने आपको टाइफाइड बताया, मैंने आपको निमोनिया बताया, मैंने आपको कॉमन कोल्ड बताया। आपसे पूछा जाए इंटेस्टाइन, टाइफाइड में इंटेस्टाइन इफेक्टेड है, निमोनिया में लंग्स इफेक्टेड है, और कॉमन कोल्ड के अंदर नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लंग्स नहीं होता स्टूडेंट। अगर आपसे पूछा जाए तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन टाइफाइड में, लिप्स एंड फिंगर्स नेल्स स्टूडेंट ब्लूइश निमोनिया में। डन। टाइफाइड फीकल ओरल रूट से, यानी कि कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से। निमोनिया, निमोनिया स्टूडेंट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, और कॉमन कोल्ड भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। तो आइए स्टार्ट करते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, कॉमन कोल्ड डिफर फ्रॉम निमोनिया इन दैट स्टूडेंट। तो बोला है, तो स्टार्ट। निमोनिया इज कॉज्ड बाय वायरस? नो सर, निमोनिया तो बैक्टीरियल डिजीज है, पहला ऑप्शन रॉन्ग। Pneumonia pathogen infects alveoli where the common cold affect nose and upper respiratory. Yes sir, बिल्कुल सही लाइन। निमोनिया का पैथोजन जो होता है वो एल्वेलाई में इफेक्ट डालता है और कॉमन कोल्ड लंग्स में नहीं जाता। निमोनिया इज अ कम्युनिकेबल डिजीज वेयर कॉमन कोल्ड इज न्यूट्रिशनल। नो सर, बोथ आर कम्युनिकेबल डिजीज, निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड। रॉन्ग। निमोनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय लाइव बैक्टीरिया वैक्सीन वेयर द कॉमन कोल्ड। नो सर, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो आराम से हमारे क्वेश्चन का आंसर एनसीईआरटी बेस्ड मिल गया। बी आंसर स्टूडेंट ये रहा कि निमोनिया में लंग्स इफेक्टेड है और रेस्पिरेटरी कॉमन कोल्ड में नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज, नॉट लंग्स। डन। तो यहां तक अभी तक तैयार। मैंने 3 डिजीज बोल दी, टाइफाइड बता दी आपको, निमोनिया बता दी और कॉमन कोल्ड बता दी। हाँ जी, तैयार है अभी तक का? बिल्कुल परफेक्ट। यस। तो हमने 6 क्वेश्चंस कर लिए और डिजीज में हमने बैक्टीरियल डिजीज, टाइफाइड, निमोनिया कवर कर लिया और वायरल डिजीज, कॉमन कोल्ड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें भी स्टूडेंट कॉलम को दिया हुआ, कॉलम 1 को 2 से मैच करना है पैथोजन के साथ। आइए, ऐसे क्वेश्चंस कराने के लिए मैं आपको स्टूडेंट जो है स्टार्ट करता हूँ कुछ डिजीज से रिलेटेड टॉपिक। तो पहला हमने बैक्टीरियल डिजीज वो कवर कर दिया है, मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है। बैक्टीरियल डिजीज, टाइफाइड भी पढ़ा दी, निमोनिया भी पढ़ा दी। एनसीईआरटी में सेकंड है वायरल डिजीज, वो भी हमने कवर कर दिया स्टूडेंट। डन। अब एक और लेते हैं स्टूडेंट, प्रोटोजोअन डिजीज। प्रोटोजोअन डिजीज, और अब स्टार्ट। प्रोटोजोअन डिजीज 2 दी है एनसीईआरटी ने। वन इज द अमीबियासिस स्टूडेंट, या नेक्स्ट इज द मलेरिया। चलिए इन दोनों के बारे में कुछ पॉइंट्स लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन से बढ़िया थ्योरी का रिवीजन हो रहा है महा रिवीजन में, है ना। अमीबियासिस, अमीबियासिस होता है स्टूडेंट प्रोटोजोआ की वजह से, एंड दिस इज कॉल्ड द एंटमीबा। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। एंटमीबा एक प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से अमीबियासिस डिजीज होती है, और यह हमारी स्टूडेंट लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट होता है। एंडोपैरासाइट है लार्ज इंटेस्टाइन का, ह्यूमन का, और हमारे में अमीबियासिस डिजीज करता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन फीकल ओरल रूट है स्टूडेंट, वापस वही जो मैंने आपको बताया था, फीकल ओरल रूट इसके अंदर स्टूडेंट ये हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छी बात इसके लिए जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है स्टूडेंट हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई जो होती है स्टूडेंट वो एक्ट एज ए मैकेनिकल कैरियर। हाउस फ्लाइज का मैकेनिकल कैरियर है स्टूडेंट। जी हाँ स्टूडेंट, मैकेनिकल कैरियर ये होता है। ये इसके बारे में कुछ पॉइंट्स स्टूडेंट। अमीबियासिस, जी हाँ, अमीबियासिस एंटमीबा हिस्टोलाइटिक की वजह से होगा। लार्ज इंटेस्टाइन का एंडोपैरासाइट होता है, मोनोजेनेटिक होता है ये, श्योर। और ये एक प्रोटोजोआ है,
कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से हमारे इंटेस्टाइन में जाता है स्टूडेंट। हाउस फ्लाइज के लिए मैकेनिकल कैरियर की तरह काम करती है स्टूडेंट। एब्डोमिनल पेन होता है इसमें, स्टूल के साथ एक्सेस में म्यूकस और ब्लड निकलता है स्टूडेंट, ये इस डिजीज के अंदर। तो अमीबियासिस प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज। अब बात आती है मलेरिया की स्टूडेंट। मलेरिया डिजीज स्टूडेंट प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, उसकी वजह से मलेरिया डिजीज होता है स्टूडेंट। ये डाइजेनेटिक होता है प्लाज्मोडियम। या स्टूडेंट इसका एक होस्ट ह्यूमन होता है स्टूडेंट, और इसका जो कैरियर की बात करेंगे तो वो फीमेल एनोफ्लीज होती है स्टूडेंट। फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, ये इसका दूसरा कैरियर है स्टूडेंट। ये डन है आपके पास, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, ये दो इसके कैरियर हो गए। प्रोटोजोआ के स्टूडेंट डाइजेनेटिक है, श्योर। इसके इन्फेक्टिव स्टेज ह्यूमन के लिए अगर बात की जाए, इन्फेक्टिव स्टेज स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, इन्फेक्टिव स्टेज यस स्टूडेंट फॉर ह्यूमन अगर मैं बात करता हूं आज आपको, तो इंपॉर्टेंट लाइन दे रहा हूं, स्पोरोजॉइट्स डबल स्टार के साथ स्टूडेंट। मलेरिया अच्छा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, मैं रिवाइज करा देता हूं आपको बढ़िया। इसके इन्फेक्टिव स्टेज स्टूडेंट ह्यूमन के लिए स्पोरोजॉइट्स है, स्पोरोजॉइट्स जाते हैं, और ह्यूमन में जो ये अटैक करता है वो दो जगह पर अटैक करता है। वन इज द लीवर स्टूडेंट एंड वन इज द आरबीसी। ध्यान से सुनना, लीवर और आरबीसी पर अटैक करेगा, पहले लीवर पर अटैक करेगा, उसके बाद आरबीसी पर अटैक करेगा और अपनी साइकिल चलाएगा स्टूडेंट। डन। आरबीसी में जब इसकी साइकिल चलती है उसे इरिथ्रोसाइटिक साइकिल कहते हैं, और उस साइकिल के दौरान स्टूडेंट हिमेजॉइन ग्रेन्यूल्स रिलीज होते हैं, और वो हिमेजॉइन ग्रेन्यूल्स आरबीसी के फटने से जब आते हैं स्टूडेंट, तो उन्हीं की वजह से फीवर आता है स्टूडेंट, कफ ठंड लगती है। जी हाँ, तो जो मलेरिया में जो बुखार आता है, जो ठंड लगती है, उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो हिमेजॉइन ग्रेन्यूल्स है स्टूडेंट। जी हाँ, और ये हिमेजॉइन ग्रेन्यूल्स जो बनते हैं, ये बनते हैं इरिथ्रोसाइटिक साइकिल यानी आरबीसी में जो साइकिल होती है उसकी वजह से बनते हैं स्टूडेंट। मुझे ऐसा लग रहा है डन यहां तक, ये पॉइंट इसका भी क्लियर हुआ। इन्फेक्टिव स्टेज इसकी ह्यूमन के लिए स्पोरोजॉइट्स है स्टूडेंट। प्लाज्मोडियम, मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम के दो हॉस्ट हैं, इसका एक हॉस्ट ह्यूमन है, और ह्यूमन में ये लीवर और आरबीसी पर अटैक करता है, श्योर। आरबीसी में होने वाली साइकिल को इरिथ्रोसाइटिक साइकिल कहते हैं, उससे हिमेजॉइन ग्रेन्यूल्स बनते हैं, आरबीसी के रैप्चर होने से ग्रेन्यूल्स बाहर आते हैं, और उसी से मलेरिया के सिम्टम्स आते हैं। उसके बाद स्टूडेंट में नेक्स्ट पॉइंट बोलूंगा कि मलेरिया का सेकंड यानी कैरियर फीमेल एनाफ्लीज है स्टूडेंट। ध्यान से सुनना, फीमेल एनाफ्लीज इसका कैरियर है। अब ध्यान, इन्फेक्टिव स्टेज इसकी, इन्फेक्टिव स्टेज स्टूडेंट, स्टेज फॉर मॉस्किटो, यानी मॉस्किटो के लिए इसकी इन्फेक्टिव स्टेज क्या होती है स्टूडेंट, ये भी एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। वो है गेमिटोसाइट स्टूडेंट, गेमिटोसाइट, गेमिटोसाइट स्टेज इसकी मॉस्किटो के लिए इन्फेक्टिव स्टेज है स्टूडेंट, ध्यान से। तो प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज मॉस्किटो के लिए गेमिटोसाइट है, और ह्यूमन के लिए स्पोरोजॉइट्स है। माइक्रो और मैक्रो गेमिटोसाइट होते हैं, ये बनते ह्यूमन के ब्लड में है, आरबीसी में, या अगर कोई पूछे तो कहां बनेंगे, तो ध्यान से सुनना, फॉर्म्ड स्टूडेंट या प्रोड्यूस्ड फॉर्म्ड इन ब्लड ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन के ब्लड के अंदर इनका फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद इनको मॉस्किटो ले लेता है। ये माइक्रो और मैक्रो गेमिटोसाइट मॉस्किटो की इंटेस्टाइन में जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में, और वहां पर स्टूडेंट इनका फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है। तो जाइगोट यानी फर्टिलाइजेशन, अगर कोई पूछे प्लाज्मोडियम का फर्टिलाइजेशन, ये सब नीट में आ गया स्टूडेंट। फर्टिलाइजेशन अकर इन स्टूडेंट, अगर पूछा जाए तो जवाब आ गया फर्टिलाइजेशन अकर इन द गट ऑफ मॉस्किटो स्टूडेंट। मॉस्किटो की गट में फर्टिलाइजेशन होता है प्लाज्मोडियम के अंदर, ये इंपॉर्टेंट लाइन आपको बतानी थी, श्योर। और उसके बाद स्टूडेंट ये इसके अंदर कंडीशन होगी, जो जाइगोट बनेगा फिर वो न्यू स्टेज oocyst में कन्वर्ट होगा, और फिर वो oocyst से स्पोरोजॉइट्स बनेंगे, और स्पोरोजॉइट्स सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर रहेंगे, और फिर जब जैसे मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो उसकी सलाइवा के साथ स्पोरोजॉइट्स उसके अंदर आ जाएंगे। ये प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में था। प्लाज्मोडियम की स्टूडेंट स्पीसीज होती है, प्लाज्मोडियम की एक स्पीसीज होती है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम स्टूडेंट, ये या, और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से होता है मैलिग्नेंट मलेरिया स्टूडेंट, या मोस्ट फीटल मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया स्टूडेंट, मैलिग्नेंट मलेरिया, ये इसके बारे में स्टूडेंट ध्यान से, ये आप ढंग से सुनिएगा। मैलिग्नेंट मलेरिया क्या होता है, मैलिग्नेंट मलेरिया मोस्ट फेटल मलेरिया है स्टूडेंट, श्योर। और ये प्लाज्मोडियम के प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम स्पीसीज से होता है स्टूडेंट, ये तैयार। तो प्लाज्मोडियम टॉपिक आज उसके बारे में क्लियर हुआ। फर्टिलाइजेशन मॉस्किटो में होता है, कैरियर मॉस्किटो है इसका,
फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, यानी मलेरिया एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है। ह्यूमन में ये लीवर और आरबीसी पर अटैक करता है स्टूडेंट, पहले लीवर में उसके बाद आरबीसी पे। आरबीसी में इरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलता है, डन। और बार बार इरिथ्रोसाइटिक साइकिल कंप्लीट होने के बाद प्लाज्मोडियम बनाता है गैमेटोसाइट स्टेज, वो आरबीसी में बनती है ब्लड में, उसके बाद उसको मॉस्किटो ले लेता है। ये तैयार। तो मलेरिया यानी कि इसके बारे में भी हमारे पास क्लियर हो गया, मुझे लग रहा है डन। श्योर स्टूडेंट। अगली डिजीज अगर हम प्रोटोजोअन डिजीज के बाद बात करें तो हेलमिंथीज डिजीज आती है स्टूडेंट। जी हाँ, हेलमिंथीज डिजीज वो एनसीईआरटी में दी हुई सीक्वेंस में, और हेलमिंथीज डिजीज में हमने दो टॉपिक लेने। वन इज कॉल्ड द एस्केरियासिस स्टूडेंट, एस्केरियासिस। और एस्केरियासिस एक राउंड वर्म एस्केरिस की वजह से होता है, राउंड वर्म एस्केरिस स्टूडेंट, उसकी वजह से ये डिजीज होती है। और ये एस्केरिस जो होता है स्टूडेंट वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टूडेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा, उसका पैरासाइट है स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, वहां मिलेगा स्टूडेंट। और एस्केरियासिस नाम की डिजीज करेगा, इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देता है स्टूडेंट। इसके एग्स एक्सक्रीटा के साथ निकलते हैं, इसकी इन्फेक्टिव। ये भी स्टूडेंट अगर पूछा जाए तो फीकल ओरल रूट यानी कि कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से आता है स्टूडेंट, फीकल ओरल रूट स्टूडेंट, ये इसके बारे में। यानी कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से अगर कोई पूछे एस्केरिस का इन्फेक्शन कैसे होता है, तो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से मोनोजेनेटिक होता है, मतलब एक ही हॉस्ट में लाइफ बिताता है, और इसका जो हॉस्ट है वो ह्यूमन है, उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं, बहुत सारे एस्केरिस रहते हैं। जी हाँ, और पूरे रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, एक्सक्रीटा के साथ इसके एग्स निकलते हैं स्टूडेंट। जी हाँ, ये इसके बारे में। एब्डोमिनल पेन इसका सिम्टम होता है स्टूडेंट। ये हो गया एस्केरियासिस। एक डिजीज स्टूडेंट इसमें और होती है, फिलिरियासिस। जी हाँ, और इस फिलिरियासिस को एलिफेंटियासिस के नाम से भी बुलाया जाता है। तो एलिफेंटियासिस या फिलिरियासिस नाम की एक डिजीज और है स्टूडेंट, और ये होती है स्टूडेंट वाउचर एरिया की वजह से। वाउचर एरिया, इसको फिलिरियल वर्म बोला जाता है स्टूडेंट, दिस वन फिलिरियल वर्म वाउचर एरिया, उसके कारण होने वाली डिजीज है। ये डाइजेनेटिक है स्टूडेंट, ये डाइजेनेटिक है। इसका एक हॉस्ट ह्यूमन है, और इसका दूसरा कैरियर जो है वो है स्टूडेंट फीमेल क्यूलैक्स मॉस्किटो। जी हाँ, क्यूलैक्स मॉस्किटो वो इसका कैरियर है स्टूडेंट। ये अब ह्यूमन में ये कहाँ मिलता है, जैसे एस्केरिस मैंने आपको बताया स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, गॉट इट। ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा स्टूडेंट लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ वेसल जिसे आप कह सकते हो, लिम्फ वेसल्स स्टूडेंट ऑफ लेग्स एंड आर्म्स स्टूडेंट, लिम्स में। जी हाँ, तो हाथ पैरों की लिम्फ वेसल्स जो होती है उसमें ये रहता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कर देता है स्टूडेंट, जबरदस्त, इसलिए पैरों में सूजन आ जाती है, स्पेशली स्कॉटम जॉन में, थाई में, या तो लिम्फ वेसल्स ऑफ लिम्स वहां ये रहता है स्टूडेंट, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कर देगा लिम्फेटिक वेसल में। फिलिरियासिस, एलिफेंटियासिस डिजीज। तो हेलमिंथिस डिजीज दो है, एस्केरियासिस और फिलिरियासिस। मुझे लग रहा है डन। शाह, ये जोरदार पॉइंट हुए तो सुनना। बैक्टीरियल डिजीज टाइफाइड, निमोनिया, वायरल डिजीज कॉमन कोल्ड, प्रोटोजोअन डिजीज मलेरिया और अमीबियासिस, हेलमिंथिस डिजीज एस्केरियासिस, फिलिरियासिस। क्लियर। डिजीज टॉपिक में हम अच्छा खासा कवर कर रहे हैं स्टूडेंट। तो अब हमारे इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम दोबारा आते हैं। वो बोल रहा है मैच द कॉलम करना है स्टूडेंट, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट। साली, टाइफाइड, निमोनिया, फिलिरियासिस, मलेरिया, चार डिजीज ये हमें पता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से, निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, फिलिरियासिस श्योर, फिलिरियासिस स्टूडेंट अभी बताया वाउचरेरिया की वजह से, मलेरिया, मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण, श्योर, पैथोजन याद। तो आपको इधर डिजीज दी है, इधर पैथोजन मैच कर लो, टाइफाइड के साथ साल्मोनेला, तो ए के साथ थर्ड हो जाएगा, यस सर। बी के साथ हिमोफिलस हो जाएगा, सी के साथ वाउचरेरिया फर्स्ट हो जाएगा, डी के साथ मलेरिया प्लाज्मोडियम सेकंड हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल। ए के साथ थर्ड, पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है बस स्टूडेंट, ए के साथ थर्ड, बी के साथ फोर्थ, सी के साथ फर्स्ट, डी के साथ सेकंड। क्वेश्चन का आंसर गया ए। गॉट इट, मुझे लग रहा है डन। क्यों मेरे बेटा, डिजीज टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो रही होगी, है ना। स्टार्ट और करते हैं एक दो क्वेश्चन। ये देखिए डिजीज, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, इस बार डिजीज भी है, उसके पैथोजन का नाम और मोड ऑफ इन्फेक्शन को मैच करना है। स्टार्ट। सर मलेरिया पहला ऑप्शन, प्लाज्मोडियम से, बिल्कुल। बाइट ऑफ मेल, मेल नहीं, मेल नहीं, रॉन्ग। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, स्टेटमेंट ए रॉन्ग। बी टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, यहां तक सही है। इंस्पायर्ड है, नो सर, क्यों, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, टाइफाइड,
ओके, सेकंड ऑप्शन भी गलत। निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, यस सर। और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यस सर, सी बिल्कुल सही है। एलिफेंटियासिस, वाउचर एरिया से विथ इन्फेक्टेड वाटर एंड फूड, नो सर। वेक्टर बोर्न डिजीज, क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से, ये भी गलत हो गया। बिल्कुल सिंपल आंसर सी। अब तो कितना ही टफ लिया हो, हमने सबका पढ़ लिया, एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर। हाँ या ना, बिल्कुल परफेक्ट हो गया स्टूडेंट। आइए और देखते हैं एक दो क्वेश्चन। मलेरिया पे क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट अबाउट मलेरिया, प्लाज्मोडियम के पहला ऑप्शन, मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, यस सर, फैल्सिफेरम से होता है। प्लाज्मोडियम एंटर इन द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइड्स, यस सर। इन्फेक्टिव स्टेज ह्यूमन के लिए स्पोरोजोइड्स है। इट इज कॉज्ड थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, श्योर। Rupture of RBC is associated with the release of toxic hemajoin, yes sir, सारे स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट। एनोफ्लीज मॉस्किटो की वजह से होता है, हाँ या ना। और आरबीसी के लिए तो ए बी सी डी सारे स्टेटमेंट रॉन्ग, सॉरी करेक्ट। तो सी सब सही है। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा डी, इंफॉर्मेशन मिल गई पूरी, हाँ या ना। चलिए नाइन्थ के बाद टेंथ, ये स्टूडेंट अभी आया हुआ क्वेश्चन प्रीवियस, अब भी जस्ट इस साल। तो इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर द ह्यूमन बॉडी, अभी तो बताया स्पोरोजॉइड्स। 2020 का क्वेश्चन है, मैंने कहा प्रैक्टिस करा दूं, हो रहा है देखो आपसे। स्पोरोजॉइड्स की वजह से ह्यूमन में इंफेक्शन, गैमेटोसाइट तो मॉस्किटो के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए साहब, इसका आंसर फर्स्ट हो गया। और बताइए सर, नेक्स्ट, यहां तक डन। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखिए 11 नंबर का। एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट विच कॉज ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैकेज एंड हुज एग्स आर एक्सक्रीटेड, अरे अरे अभी बताया था। एस्केरियासिस इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज कर देता है और उसके एग्स जो होते हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन के एक्सक्रीटा के साथ बाहर निकलते हैं, एस्केरिस हो जाएगा इसका आंसर। वाउचर एरिया लिम्फेटिक वेसल पर अटैक करता है, यस, हाँ या ना, डन, मस्त, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर बी, एस्केरिस। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच डिजीज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉजेज क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल, यानी एलिफेंटियासिस, जी हाँ, फिलिरियासिस, वाउचर एरिया की वजह से होने वाली डिजीज। आई थिंक डन, यस सर। तो इसका आंसर ए, एलिफेंटियासिस, इस क्वेश्चन का आंसर ए। सब पढ़ा है मैंने। अमीबियासिस प्रोटोजोअन डिजीज है, एस्केरियासिस में तो इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज है, और एस्केरिस मॉस्किटो से ट्रांसमिट नहीं होता, और एस्केरिस लिम्फेटिक वेसल में नहीं देता। आज कोई भी डिजीज बोल दें, आप बता दो उसमें इफेक्टेड पार्ट। टाइफाइड इंटेस्टाइन में इफेक्ट, टाइफाइड में इंटेस्टाइन इफेक्टेड, टाइफाइड एक कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से, एस्केरियासिस इंटेस्टाइन इफेक्टेड कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से, फिलिरियासिस लिम्फेटिक वेसल इफेक्टेड या ऑफ लिम्स, और इट इज वेक्टर बॉर्न डिजीज, क्यूलैक्स मॉस्किटो की वजह से है। डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, ये एडीज मॉस्किटो की वजह से है। मलेरिया, इसमें लीवर एंड आरबीसी इफेक्टेड, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण, और ये वेक्टर बॉर्न डिजीज एनोफ्लीज मॉस्किटो की वजह से। डन, या और अब एक लास्ट डिजीज स्टूडेंट, वो है रिंगवर्म, ये मुझे आपको और बतानी थी। और रिंगवर्म जो डिजीज होती है स्टूडेंट, ये फंगस की वजह से होती है जी हाँ, फंगस, फंजाई, उनकी वजह से होने वाली डिजीज है स्टूडेंट। रिंगवर्म फंगस की वजह से होती है, और इसमें स्टूडेंट ईचिंग होती है, जगह जगह पे छोटे छोटे स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर बन जाती है, जी हाँ, या लेसिन बन जाते हैं। वो स्पेशली स्टूडेंट स्किन पे बनते हैं, हेयर स्कैल्प पे बनते हैं, नेल्स पे बनते हैं स्टूडेंट, इस जगह पे ये इफेक्टेड पार्ट होता है इसका, फंगल डिजीज है, जी हाँ। समझ में आई मेरी बात, ये तो इनकी वजह से होने वाली डिजीज है, जिसमें कि ड्राई रेड वाले जो है लेसिन स्टूडेंट स्किन पर, स्कैल्प पर, नेल्स पर, इन पे बन जाते हैं ये डिजीज में। तो आइए स्टार्ट, एक और अपीयरेंस ऑफ ड्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, itching various part of the body are the symptoms of disease, ringworm, और ringworm is caused by फंजाई यानी फंगस। डन, तो किसमें क्या हुआ वो बता दिया। रिंगवर्म फंगस की वजह से, रिंगवर्म में इफेक्टेड पार्ट स्किन,
स्कैल्प और नेल्स, डन। एलिफेंटियासिस में अफेक्टेड पार्ट लिम्फेटिक वेसल, डन। डिजीज पूरा कंप्लीट। एनसीईआरटी ने जो जो डिजीज दी है, टाइफाइड हमारा क्लियर है, निमोनिया हमारा क्लियर है, एनसीईआरटी ने कॉमन कोल्ड, यस सर ये भी क्लियर है। एनसीईआरटी ने दिया है स्टूडेंट मलेरिया, बिल्कुल सर, मलेरिया के बाद अमीबियासिस, और एक एक डिजीज को हमने ऐसा पढ़ा बिल्कुल परफेक्ट, एस्केरियासिस, एलिफेंटियासिस और लास्ट में रिंगवर्म, रिंगवर्म। हाँ जी बिल्कुल, एक एक डिजीज ऐसे पढ़नी है स्टूडेंट, रिंगवर्म। मुझे लग रहा है समझ में नहीं आया, क्लियर? चाहे कुछ भी पूछ लो, एपिडर्मोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन, ये रिंगवर्म के वो जेनेरा है, तो रिंगवर्म फंगस की वजह से होता है और ये तैयार। चलिए, तो 13 क्वेश्चन करा के मैंने आपको डिजीज टॉपिक तो परफेक्ट करवा दिया। एनसीईआरटी में जो जो डिजीज है कुछ भी पूछ लो आज के बाद आपसे। हाँ जी, तैयार हो गए इससे? डिजीज के बाद नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में इम्यूनिटी स्टूडेंट, और उस पे क्वेश्चन नंबर 14, टू विच टाइप ऑफ बैरियर अंडर इननेट इम्यूनिटी डू द सलाइवा इन द माउथ एंड द टीयर्स फ्रॉम द आईज बिलोंग। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो इम्यूनिटी टॉपिक को बढ़िया तैयार करते हैं हम स्टूडेंट। इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप, इननेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी बाय बर्थ होती है स्टूडेंट, जी हाँ, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी बर्थ के बाद आती है स्टूडेंट। श्योर, इननेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है, पैथोजन के लिए स्पेसिफिक नहीं है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम लोग लेते हैं, जन्म के बाद आती है वो हमारे में, जी, और वो पैथोजन स्पेसिफिक होती है। डन, क्लियर? इननेट इम्यूनिटी में कोई मेमोरी सेल्स का नहीं होता है प्रोडक्शन, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का बहुत अच्छा कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेमोरी सेल्स का होना है स्टूडेंट। तो आज के बाद स्टार्ट, बॉडी में इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप, इसको हम बढ़िया तैयार करवा देता हूं, देखिएगा ये फ्लो चार्ट, और उसमें immunity is of two type, one is called the innate immunity, next is called the acquired immunity student। innate immunity non specific होती है, acquired immunity pathogen specific होती है। innate immunity by birth है, acquired immunity birth के बाद ली जाएगी, acquired after birth। innate immunity में कोई memory cells present नहीं होती, acquired immunity में memory cells present होती है। innate immunity में 4 बैरियर आती है जिससे आपकी बॉडी में innate immunity है, जी हाँ, 4 बैरियर। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेशल टाइप की WBC लिम्फोसाइट की वजह से होती है। नॉलेज बढ़ाओ आज के बाद, WBC आप में 5 हैं, ल्यूकोसाइट जिन्हें आप कहते हैं WBC को, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। जो मैंने 5th नंबर पे लिम्फोसाइट बोली है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए आ गई। चलिए, अब हम बात करते हैं इननेट इम्यूनिटी की, जो बाय बर्थ हमें भगवान ने दी है, स्पेसिफिक नहीं है वो, जी हाँ, नॉन स्पेसिफिक टाइप है। अब सुनिए, इननेट इम्यूनिटी में 4 टाइप्स बैरियर है। Sure, physical barrier, physiological barrier, cellular barrier, cytokinin barrier। दोबारा बोल रहा हूं ध्यान से, physical barrier, physiological barrier, cellular barrier, cytokinin barrier। बढ़िया क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मैंने एक क्वेश्चन लिया है लेकिन इस क्वेश्चन से मैं आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो देखिएगा स्टार्ट। ये है हमारे पास एक जोरदार पॉइंट, फिजिकल बैरियर, सबसे पहला बैरियर, और ये बॉडी में जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को रोकने का काम करते हैं, प्रिवेंट एंट्री एंड ग्रोथ स्टूडेंट। और फिजिकल बैरियर में 2 टॉपिक आएंगे, वन इज द स्किन एंड वन इज द म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस एपिथेलियम स्टूडेंट आपकी बॉडी में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में, इनमें प्रेजेंट होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, इनमें। सो स्टार्ट, फिजिकल बैरियर 2, वन इज द स्किन, वन इज द म्यूकस मेम्ब्रेन। आई थिंक डन हुआ, ये भी क्लियर। सेकंड बैरियर, स्किन आपको पता है आपका लार्जेस्ट ऑर्गन है, और स्किन के स्टूडेंट आउटर लेयर स्टेटम कॉर्नियम होती है स्टूडेंट, डेड सेल्स की बनी हुई, इसलिए वो बैक्टीरिया यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को रोकने का काम करती है। स्किन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंट्री और ग्रोथ नहीं हो पाती है। श्योर, प्रिवेंट एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकंड नंबर के बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, और फिजियोलॉजिकल बैरियर में फीवर आएगा स्टूडेंट, एक एसिड इन स्टमक, आपके स्टमक में जो एसिड होता है HCl गैस्ट्रिक जूस में, वो फिजियोलॉजिकल बैरियर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देता है स्टूडेंट। या उसके बाद बॉडी सीक्रेशन लाइक सलाइवा, लाइक टीयर्स, इनमें एक एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, जी हाँ, तो सलाइवा, टीयर्स ये फिजियोलॉजिकल बैरियर में इंक्लूड किए जाएंगे स्टूडेंट। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में कौन कौन आया, एसिड इन स्टमक, फीवर, सलाइवा, टीयर्स। डन, क्लियर हुआ। उसके बाद थर्ड नंबर की बैरियर आई, सेलुलर बैरियर,
और इसमें बॉडी में मौजूद अंदर सेल्स पार्टिसिपेट करेगी और ये 4 सेल्स होती है स्टूडेंट. वन इज द मोनोसाइट, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी. वन इज द न्यूट्रोफिल, मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी. वन इज द मैक्रोफेजेस एंड वन इज द नेचुरल किलर सेल. दोबारा बोलूंगा, सेलुलर बैरियर 4 तरह के सेल से मिलकर बनता है. मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल. अब सुनना, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल बहुत आर डब्ल्यूबीसी स्टूडेंट. मैंने अभी आपको 5 डब्ल्यूबीसी बोली थी, उनमें से मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल. न्यूट्रोफिल में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर में लोब्स होते हैं. या सो न्यूट्रोफिल इज आल्सो कॉल्ड द पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट स्टूडेंट. ये देखिए दिस वन, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट. एनसीईआरटी में भी दिया हुआ ये वर्ड, हर बार पूछा जा सकता है इसलिए स्टूडेंट. मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी है. न्यूट्रोफिल मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक डब्ल्यूबीसी है. मैक्रोफेजेस टिश्यू में मिलेगी. मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल ब्लड में मिलेगी. और ये तीनों की तीनों, अगर मैं बात करूं मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस तीनों की बात करूं तो ऑल आर फैगोसाइटिक स्टूडेंट. फैगोसाइटिक सेल, जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये जो है स्टूडेंट तीनों फैगोसाइटिक है, लेकिन एक होती है नेचुरल किलर सेल, एनके सेल, जो कि टाइप ऑफ लिम्फोसाइट है स्टूडेंट, टाइप ऑफ लिम्फोसाइट. और ये नेचुरल किलर सेल जो है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, नॉन फैगोसाइटिक होती है. ये फैगोसाइटोसिस का काम नहीं करती. तो सेलुलर बैरियर में 4 एग्जांपल ध्यान से या, और नेचुरल किलर सेल को आप कह सकते हो नॉन फैगोसाइटिक स्टूडेंट. ओके सर, नॉन फैगोसाइटिक. तो हमारे पास बिल्कुल डन हो रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बिल्कुल परफेक्ट क्लियर हो गया. सेलुलर बैरियर में 4, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल. बहुत वेटेज वाला पॉइंट है, मैं पहले बता रहा हूं. बैरियर पर हर बार क्वेश्चन आते हैं, इसलिए तैयार. नेक्स्ट बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर. और साइटोकाइनिन बैरियर, साइटोकाइनिन्स आर केमिकल्स स्टूडेंट. एग्जांपल है इंटरफेरॉन. वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट करती है एक केमिकल, एक प्रोटीन जिसका नाम है इंटरफेरॉन स्टूडेंट, जो वहां आसपास की नॉन इन्फेक्टेड सेल को वायरस से प्रोटेक्ट करती है. डबल स्टार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरफेरॉन इज सीक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल. ऑल इंडिया पीएमटी में हर बार क्वेश्चन आता है स्टूडेंट इन चीजों का, इसलिए नीट के लिए बैरियर टॉपिक इंपॉर्टेंट हुआ. एक बार और ध्यान से सुनना. तो साइटोकाइनिन बैरियर में कौन इंक्लूड करेंगे हम? इंटरफेरॉन, जो कहां से सीक्रेट हुआ? वायरस इन्फेक्टेड सेल से सीक्रेट हुआ. तो स्टार्ट करो. इनैट इम्यूनिटी 4 बैरियर, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर. डन. अब सुनना, फिजिकल बैरियर में स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, फिजियोलॉजिकल बैरियर में फीवर, एसिड इन स्टमक, बॉडी सीक्रेशन लाइक सलाइवा, टीयर्स. सेलुलर बैरियर 4, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, नेचुरल किलर सेल, मैक्रोफेजेस. इसमें से मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल ब्लड में, मैक्रोफेजेस टिश्यू में, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस फैगोसाइटिक. नेचुरल किलर सेल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट है, इट इज नॉन फैगोसाइटिक. और उसके बाद नेक्स्ट साइटोकाइनिन बैरियर, ये केमिकल्स हैं यस स्टूडेंट, जो मैसेंजर की तरह काम करते हैं. एग्जांपल इंटरफेरॉन, जो कि एक प्रोटीन है which is secreted by virus infected cell, it protect from virus infection. yes student, in non virus infected cell उनको बचाने का काम करेगा. तो ये हमारे पास स्टूडेंट इनैट इम्यूनिटी से रिलेटेड बात थी. मुझे लग रहा है डन, क्लियर. इम्यूनिटी इज ऑफ 2 टाइप, इनैट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये भी डन हुआ. तो अब हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन देखना. विच टाइप ऑफ बैरियर अंडर इनैट इम्यूनिटी? सलाइवा इन द माउथ एंड टीयर्स, आपको पता ही है. फिजियोलॉजिकल बैरियर, यस डन. तो आराम से आंसर मिल गया. क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि फिजियोलॉजिकल बैरियर में आएगा. फिजिकल बैरियर में तो स्किन आता है, फिजिकल बैरियर में तो म्यूकस मेम्ब्रेन आती है स्टूडेंट. ये डन हुआ आपके सामने. साइटोकाइनिन बैरियर में इंटरफेरॉन आता है. अगर वो आज आपसे बोलता है इंटरफेरॉन इज इंक्लूडेड इन, तो जवाब जाता शायद मुझे ऐसा लगता है साइटोकाइनिन बैरियर. वो आपसे बोलता पीएमएनएल, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, वो इंक्लूडेड. जवाब जाता है सेलुलर बैरियर. सेलुलर बैरियर में न्यूट्रोफिल, श्योर. सेलुलर बैरियर में मोनोसाइट्स, यस सर. सेलुलर बैरियर में एनके सेल, यस सर. और सेलुलर बैरियर में मैक्रोफेजेस. तो इसी के साथ पूरा टॉपिक तैयार है. इननेट इम्यूनिटी डन. कुछ भी पूछ लो आज. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15,
सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कैरिड आउट। अब मेरी बात सुनना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी लिम्फोसाइट की वजह से होती है, हाँ या ना बताओ, है ना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी लिम्फोसाइट की वजह से होती है। आपने कहा यस सर। अब ध्यान से सुनना, लिम्फोसाइट्स एक तरह की ल्यूकोसाइट्स है, श्योर, WBC है, ल्यूकोसाइट्स है, जी हाँ। और लिम्फोसाइट्स आर ऑफ टू टाइप। पहली बात तो प्रोड्यूस्ड कहाँ होती है, प्रोड्यूस्ड होती है स्टूडेंट लिम्फोसाइट्स आज के बाद इन रेड बोन मेरो। ध्यान से सुनना, रेड बोन मेरो में बनेगी। क्लियर हुआ, मेरी बात को बहुत अच्छी तरह सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। या ध्यान से, लिम्फोसाइट रेड बोन मेरो में प्रोड्यूस होती है, बट स्टूडेंट लिम्फोसाइट्स जो है आज के बाद टू टाइप्स की होती है। आपने कहा ये कैसे, बनने के बाद स्टूडेंट कुछ लिम्फोसाइट माइग्रेशन के लिए और डिफरेंशिएशन के लिए, स्टूडेंट ध्यान से सुनना, मैचुरेशन और डिफरेंशिएशन के लिए थाइमस ग्लैंड में जाके माइग्रेट होती है। दीज आर कॉल्ड टी लिम्फोसाइट। एक बार और रिवाइज करूंगा, दिस इज कॉल्ड टी लिम्फोसाइट। और जो दूसरी लिम्फोसाइट है वो वहीं रह जाती है रेड बोन मेरो में, उनका मैचुरेशन और डिफरेंशिएशन बोन मेरो में होता है। दीज आर कॉल्ड द बी लिम्फोसाइट। तो आज के बाद लिम्फोसाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, श्योर। ये टोटल WBC का 20 to 25% पार्ट होती है। लिम्फोसाइट्स रेड बोन मेरो में बनती है, प्रोड्यूस होने के बाद आफ्टर प्रोडक्शन some lymphocyte migrate to thymus gland for maturation and differentiation. They are known as the T lymphocyte, and rest of lymphocyte remain in the red bone marrow for maturation and differentiation, called the B lymphocyte. तो T lymphocyte thymus gland में मैच्योर होगी और B lymphocyte bone marrow में होगी। आज के बाद thymus gland and bone marrow आपके प्राइमरी lymphoid organ है, where maturation and differentiation occur, called primary lymphoid organ। डन, ये हो गया। अब सुनना स्टूडेंट, टी लिम्फोसाइट 4 टाइप्स की होती है, टी किलर सेल, टी हेल्पर सेल, टी सप्रेसर सेल और टी मेमोरी सेल। टी लिम्फोसाइट स्टूडेंट यही होती है सबसे ज्यादा स्टूडेंट। टी लिम्फोसाइट के हो गए 4 टाइप्स की, किलर, किलर टी सेल एक, हेल्पर टी सेल सेकंड नंबर की स्टूडेंट, या मेमोरी टी सेल नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, और सप्रेसर टी सेल स्टूडेंट ये लीजिए, ये हो गया हमारे पास। और बी लिम्फोसाइट में ऐसा नहीं है स्टूडेंट, बी लिम्फोसाइट तो क्लोन बनाती है, उसमें एक्टिव जो होती है उन्हें प्लाज्मा सेल्स कहते हैं, बाकी मेमोरी सेल बनती है। अब सुनना, किलर टी सेल स्टूडेंट ये कैसे बॉडी में प्रोटेक्शन देने का काम करती है। सबसे ज्यादा की पॉइंट आपके इम्यून सिस्टम का जो की रोल है वो हेल्पर टी सेल का है स्टूडेंट। ये अंदर आने वाले पैथोजन या एंटीजन को हेल्पर टी सेल रिकॉग्नाइज करती है, उसके बाद वो किलर टी सेल या बी लिम्फोसाइट उनको बोलती है। ध्यान से सुनना, किलर टी सेल खुद जाती है और वो वहां जाकर स्टूडेंट पैथोजन को मारने का काम करती है, ये हो गया। यानी टी लिम्फोसाइट जो होती है स्टूडेंट वो खुद पार्टिसिपेट करती है। बी लिम्फोसाइट क्या करती है, बी लिम्फोसाइट स्टूडेंट एंटीबॉडी सीक्रेट करती है, चिया, और वो एंटीबॉडी ब्लड में बहता हुआ, बॉडी फ्लूइड में बहता हुआ जाता है और वो जाके स्टूडेंट पैथोजन को डिस्ट्रॉय करता है। यानी बी लिम्फोसाइट ने क्या करा, उसने स्टूडेंट एंटीबॉडी सीक्रेट करा और उसकी वजह से हुआ। तो आज एक इंपॉर्टेंट लाइन, मेरे हिसाब से समझ में आई बात आपको, यहां से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लाइन आई स्टूडेंट आज के बाद, इम्यूनिटी आपकी बॉडी में स्टूडेंट ध्यान से सुनना दो वैरायटी की कर दी, फिर आपने एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो पार्ट कर दिए। एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ा रहा हूं मैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के करे मैंने दो पार्ट, आपने का कौन से, वन इज कॉल्ड द सेल्यूलर इम्यूनिटी, ओके सर, cellular immunity, it is also called the cell mediated immunity, CMI, cell mediated immunity. Acquired immunity is of two type on the basis of lymphocyte, cell mediated immunity also called cellular immunity, और इसमें T lymphocyte की वजह से होती है ये, इसमें T lymphocyte पार्टिसिपेट करेगी, तो it is due to T lymphocyte। जी हाँ स्टूडेंट। अब आई नेक्स्ट नंबर क्या आपने बोला, एंड दिस इज कॉल्ड antibody mediated immunity, yes student, AMI, antibody mediated immunity, this is called AMI student, जोरदार। it is also called the humoral immunity student, इसको humoral immunity के नाम से भी बुलाया जाता है, and it is due to B lymphocyte, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी पार्टिसिपेट करेगी और एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट सीक्रेट करती है, तो इट इज ड्यू टू बी लिम्फोसाइट। तो स्टूडेंट एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप, सेलुलर इम्यूनिटी also known as the cell mediated immunity, it is due to T lymphocyte, and
एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमरल इम्यूनिटी, इट इज ड्यू टू बी लिम्फोसाइट स्टूडेंट, क्योंकि बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है। जी हाँ, और टी लिम्फोसाइट कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करती। टी लिम्फोसाइट में किलर टी सेल खुद जाती है स्टूडेंट, यह पॉइंट। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 आराम से क्लियर, आज हमें समझ में आ गया लिम्फोसाइट क्या है। लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी है जो रेड बोन मेरो में प्रोड्यूस होती है। जी हाँ, ये टोटल डब्ल्यूबीसी का 20-25% होती है। और lymphocytes are of two types, acquired immunity is due to lymphocyte. Lymphocytes are of two types, T lymphocyte and B lymphocyte. Both are produced in red bone marrow, but maturation and differentiation occur in different place. T lymphocyte mature and differentiate in thymus gland, B lymphocyte in bone marrow. Lymphocytes are of two types, so acquired immunity is of two types, cellular immunity and antibody mediated immunity. CMI cell mediated immunity is due to T lymphocyte. तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आराम से हो गया, सेल mediated immunity is due to आंसर T lymphocyte. डन। इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी का नाम होता है, उसका कोई लेना देना नहीं है इम्यूनिटी में। थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स का नाम होता है। जी हाँ, अगरवाइज क्वेश्चन में ये पूछता एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी तो आंसर सी जाता, बी लिम्फोसाइट। डन, क्वेश्चन नंबर 15 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक अच्छा क्वेश्चन। एक बात और बताऊं, आज आपको ध्यान से सुनना, सेलुलर इम्यूनिटी का सबसे बढ़िया क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, और वो ये है स्टूडेंट कि आपके अंदर जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, कभी भी टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन, तो आपने देखा होगा कि किसी भी पर्सन का ऑर्गन दूसरे पर्सन को ऐसे नहीं लगा सकते बिना चेक करे। एक आदमी की किडनी खराब हो गई, किसी भी और पर डोनर ऐसे थोड़ी चेक होगा। क्यों मैचिंग करते हैं? क्योंकि स्टूडेंट जैसे ही आपने किसी और का ऑर्गन लगाया, आपका इम्यून सिस्टम उसको एंटीजन समझेगा और तुरंत एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके उसको हटा दिया जाएगा। आपका इम्यून सिस्टम उसको हटा देगा, उस ऑर्गन को डैमेज कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। आखिर कौन सी इम्यूनिटी इस काम को करती है? तो डबल स्टार, सेलुलर इम्यूनिटी इज फॉर ऑर्गन रिजेक्शन, या सेलुलर इम्यूनिटी इज फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, टिश्यू रिजेक्शन। जी हाँ स्टूडेंट, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। आज के बाद सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से स्टूडेंट ऐसा होता है जी। और उस पर्सन को स्टूडेंट, अगर आप ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, कुछ रिजेक्शन कर रहे हैं, तो आपको इम्यूनो सप्रेसर क्यों देने पड़ते हैं लंबे समय तक? क्योंकि आप उसका इम्यून सिस्टम अगर बहुत एक्टिव है तो वो जो आपने ऑर्गन लगाया उसको वो रिजेक्ट कर देगा। जी हाँ, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट लाइन जो आज के बाद याद रखनी है वो याद रखना है स्टूडेंट आपकी बात, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन rejection is due to cell mediated immunity, is due to cell mediated immunity. डन, मुझे तो लग रहा है ये चीज बिल्कुल परफेक्ट समझ में आई आपको। डन, आइए स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16, ये बार बार आता है, इस साल भी क्वेश्चन था, इसलिए इसको ध्यान रखना। स्टेटमेंट बोला आपसे और फाइंड आउट करना आपको स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है स्टूडेंट। तो स्टार्ट करने जा रहा हूं। या even if a kidney transplant is for proper recipient may need to take immunosuppressant for a long time, बिल्कुल ठीक हो सकता है। cell mediated immunity responsible, yes sir, cell mediated immunity होगी। B lymphocyte responsible, no sir, cell mediated बोल रहे हो तो T lymphocyte होगा। या acceptance or rejection of kidney transplant depends on specific interferon, no sir, interferon का कोई लेना देना नहीं है। पहला सही, दूसरा सही, तो ए और बी। हाँ जी, ए और बी आंसर सही, करेक्ट पूछा आपसे, तो ए और बी। आज के बाद ग्राफ्ट रिजेक्शन इज ड्यू टू सेलुलर इम्यूनिटी मींस टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट नहीं। और कभी भी किसी का किडनी ट्रांसप्लांट या कुछ करते हैं तो उसको इम्यूनोसप्रेसर इसलिए देना पड़ता है। डन, यह भी क्वेश्चन आया स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रेस्पॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट? हाँ जी, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, रिजेक्शन, तो किडनी रिजेक्शन अभी बताया, तो सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स आंसर मिल रहा है, बिल्कुल बढ़िया, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर भी, ये भी जस्ट पूछा गया, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि आराम से प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन हो सकते हैं, उसका फेवरेट क्वेश्चन है।
फेवरेट क्वेश्चन है विडाल टेस्ट, आंसर जाता है टाइफाइड। फेवरेट क्वेश्चन है बैरियर का, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर, डन। इंटरफेरॉन, साइटोकाइनिन बैरियर। उनका फेवरेट क्वेश्चन है कि विच इम्यूनिटी इज फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन, आंसर सेलुलर इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज ड्यू टू टी लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी इज ड्यू टू बी लिम्फोसाइट। हाँ जी, मुझे तो लग रहा है परफेक्ट हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया। क्लियर, 17 क्वेश्चन तक डन। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप, वो भी तैयार, सीएमआई, एएमआई। अब एक क्वेश्चन और देखिए, ये साल आया था और इसी क्वेश्चन से बढ़िया, रॉन्ग स्टेटमेंट रेफरेंस टू इम्यूनिटी। एक और एनसीईआरटी का पैराग्राफ जोरदार वाला, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। इसको समझाता हूं स्टूडेंट, आपको ध्यान से सुनना, देखिएगा इधर, ये क्या है, स्टार्ट। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, बहुत जोरदार और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना स्टूडेंट। एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जिसमें हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे। व्हेन बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी, दिस इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ध्यान से सुनना, इसके लिए आप बॉडी के अंदर एंटीजन को इंट्रोड्यूस करोगे स्टूडेंट, पैथोजन को इंट्रोड्यूस करो, चाहे वो नेचुरल इंफेक्शन से आए, चाहे वो स्टूडेंट वैक्सीन से जाए। पर हाँ, एक्टिव इम्यूनिटी में बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसमें समय लगता है, ये टाइम लेती है स्टूडेंट, स्लो प्रोसेस है, टेक्स टाइम टू गिव इट्स ए फुल इफेक्टिव रेस्पॉन्स। जी हाँ, ये एग्जाम्पल एक्टिव इम्यूनिटी का, हमें कोई डिजीज हो जाए, नेचुरल इन्फेक्शन हो जाए, जैसे आज अभी की करंट की सिचुएशन बात करें, कोरोना चल रहा है ना। अब जिनको कोरोना हो गया, उनके अंदर उसकी एंटीबॉडी बन गई है स्टूडेंट, जी हाँ, तो वो हो गए एक्टिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल, उनकी बॉडी ने खुद एंटीबॉडी प्रोड्यूस की। सेकेंड एग्जाम्पल एक्टिव का, अगर नेचुरल इन्फेक्शन नहीं है तो आप पैथोजन को न्यूट्रलाइज करके स्टूडेंट, या वीक करके फिर इंट्रोड्यूस करो वैक्सीन, डबल स्टार वैक्सीन। जैसे बोल रहे हैं ना, कोरोना की वैक्सीन लगाओ, तो व्हाट इज वैक्सीन? वैक्सीन में पैथोजन ही होगा, चाहे वो डेड फॉर्म में या स्टूडेंट वीक करके ऐसे दिया जाता है। तो वैक्सीनेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन एक्टिव इम्यूनिटी है, जिसमें बॉडी खुद जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। ये स्लो होती है, इसमें समय लगता है स्टूडेंट एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडी बनने में। अब आप सोचिए, कोई पर्सन बीमार है ना, अब उसको एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडी बनाने में समय लगेगा, अभी वैक्सीन नहीं दे सकते, तब ऐसी कंडीशन में उसकी बॉडी में रेडीमेड एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस की जाए, ताकि वो टेम्परेरी उसको दिक्कत ना हो। दिस इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। In the passive immunity, body not produce antibody. In this, ready-made antibody is injected into body. Double star. और ये तुरंत रिलीफ देगी स्टूडेंट, क्विक रेस्पॉन्स होता है इसका। जी हाँ, फास्ट काम करती है पैसिव इम्यूनिटी, बट टेम्परेरी होता है स्टूडेंट, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए काम नहीं करती। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो, टेक्स टाइम बट फॉर लॉन्गर पीरियड। पैसिव इम्यूनिटी फास्ट, क्विक रेस्पॉन्स बट फॉर शॉर्ट पीरियड। एक्टिव इम्यूनिटी में बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी, पैसिव इम्यूनिटी में बॉडी नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, रेडीमेड एंटीबॉडी इंजेक्टेड। हाँ, जैसे स्टूडेंट आज के बाद पैसिव इम्यूनिटी का जो है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल देता हूं। प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर्स के से स्टूडेंट कुछ एंटीबॉडी जाती है जो प्लेसेंटा से होकर बच्चे में जाती है, और वो एंटीबॉडी का नाम है आईजीजी। आईजीजी एंटीबॉडी कैन क्रॉस द प्लेसेंटा बैरियर, और वो होकर बच्चे में जाती है और उसको इम्यूनिटी देती है। तो ये एक तरीके से बच्चे ने थोड़ी बनाई, बच्चे को इम्यूनिटी मदर से मिली है स्टूडेंट। या जोरदार, यस। तो समझ में आई कुछ पॉइंट मेरा, आपको एक बार और बोलूंगा। इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप कर दिया मैंने, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, डन। एक्टिव इम्यूनिटी में बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी, इसमें रेस्पॉन्स स्लो आएगा, इसमें टाइम लगेगा स्टूडेंट, बट लॉन्गर ड्यूरेशन। एग्जाम्पल वैक्सीन, एग्जाम्पल नेचुरल इन्फेक्शन हो जाए किसी को। अब पैसिव इम्यूनिटी स्टूडेंट, व्हेन a ready-made antibody introduced into the body, body not produce antibody, उसमें तो बॉडी पैसिवली काम कर रही है। जी हाँ, ये रेस्पॉन्स बहुत फास्ट आएगा, क्विक आएगा, बट स्टूडेंट इसमें इश्यू क्या है? इसमें इश्यू है बहुत बड़ा कि टेम्परेरी होगा। एग्जाम्पल, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर से फीटस में जाती है जो एंटीबॉडी, आईजीजी, प्लेसेंटा से होगा। इसी तरीके से बच्चे के पैदा होने के बाद येलोइश फ्लूइड निकलता है मेमोरी ग्लैंड से, दिस इज कॉल्ड द कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम, और वो कोलेस्ट्रम आईजीए एंटीबॉडी रखता है, इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीए, और वो एक स्टूडेंट पैसिव इम्यूनिटी है, उसमें भी बच्चे की बॉडी ने नहीं बनाई एंटीबॉडी,
बच्चे को माँ ने दो तरीके से एंटीबॉडी दी, एक तो प्रेगनेंसी के टाइम पे प्लेसेंटा से श्योर, और एक बच्चे के जन्म के बाद स्टूडेंट कोलेस्ट्रम मिल्क से, IgA। डन, ये हो गया। इसके अलावा स्टूडेंट एक और तरीका, और वह है स्टूडेंट इंजेक्शन। जी हाँ, सांप के काटने पर एंटीविनोम दिया जाता है, वो एक रेडीमेड एंटीबॉडी है। जी हाँ स्टूडेंट, टिटनस बैक्टीरियल डिजीज के लिए एंटी टिटनस सीरम देते हैं इंजेक्शन। तो इंजेक्शन जो लगते हैं ना, आज आपको मैं एक फर्क बताता हूं। इंजेक्शन में एंटीबॉडी है, रेडीमेड एंटीबॉडी है। इंजेक्शन इस पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है, और वैक्सीन में एंटीजन है, पैथोजन है, और वैक्सीन एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है। डबल स्टार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आज के बाद पैसिव इम्यूनिटी के 3 एग्जांपल बता दी मैंने आपको, ठीक है। फ्रॉम मदर टू फीटस, थ्रू प्लेसेंटा, IgG, फ्रॉम कोलेस्ट्रम, IgA, इम्यूनोग्लोबिन A, और इंजेक्शन एंटीविनोम, एंटी टिटनस सीरम, ये सब। तो स्टार्ट स्टूडेंट, ये सारे पॉइंट हो गए। देखे आप, पैसिव इम्यूनिटी व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड इनटू बॉडी, इट इज क्विक स्टूडेंट, शॉर्ट पीरियड के लिए, फ्रॉम मदर टू फीटस, थ्रू प्लेसेंटा, कोलेस्ट्रम मिल्क, और ATS इंजेक्शन, एंटीविनोम इंजेक्शन, ये सब स्टूडेंट डन। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे स्टूडेंट, जो हम कह रहे थे, ये इस साल का है वो क्वेश्चन है, रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो रॉन्ग फाइंड आउट करना है, बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुनना। तो जो मैं बोल रहा हूँ, when ready-made antibodies are directly given, it is called passive immunity. Yes sir, बिल्कुल। active immunity is quick. No sir, active immunity is slow, wrong हो गया। fetus receive some antibodies, अपना बेटा तो ये भी बता देगा, IgG from mother, it is an example of passive immunity. Yes sir, when antibodies are produced in the host body, it is called active immunity. Yes, antibodies are produced in host body, तो active. Yes sir, यानी कि स्टूडेंट केवल बी ऑप्शन ऐसा है जो रॉन्ग है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा बी। ये अभी आया था स्टूडेंट, आराम से हो गया होगा। तो एनसीईआरटी का एक टॉपिक, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, डन। वैक्सीन, एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल इन्फेक्शन से बॉडी में एंटीबॉडी बने, एक्टिव इम्यूनिटी, मदर से फीटस में गया, पैसिव इम्यूनिटी, कोलेस्ट्रम मिल्क, पैसिव इम्यूनिटी, इंजेक्शन लगाएं, एंटी टिटनस सीरम, पैसिव इम्यूनिटी, एंटीविनोम, पैसिव इम्यूनिटी, डन। चलिए, ये 90 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, प्रीवियस ईयर्स का। ये बहुत जोरदार क्वेश्चन, इसमें सब मिक्स हो गया। इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी सब ले लिया, आपको करेक्ट मैच करना। देखिए एग्जांपल्स दिया हुआ है और टाइप ऑफ इम्यूनिटी दी हुई है। सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स, ये है आई थिंक फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल नहीं, फिजिकल बैरियर में तो स्किन आती है, हाँ, फिजिकल बैरियर में तो म्यूकस मेम्ब्रेन आती है, मुझे जो ऐसा लगता है, अभी यही पढ़ा हमने, तो ये रॉन्ग हो गया। अगला, म्यूकस कोटिंग एपिथेलियम यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में, और HCl इन स्टमक, फिजियोलॉजिकल। नो सर, इसमें म्यूकस वाली लाइन गलत है सर, वो फिजिकल बैरियर है। HCl इन स्टमक तो ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया ऑप्शन। उसके बाद पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट यानी न्यूट्रोफिल, और मोनोसाइट, ये सेलुलर बैरियर। यस सर, सेलुलर बैरियर 4 थी, उनमें से कोई सी भी ले लो आप, डन, ये सही है। एंटी टिटनस सीरम और एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन मतलब एंटीविनोम, एक्टिव इम्यूनिटी। नो सर, पैसिव इम्यूनिटी, अभी बोला, फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग। क्वेश्चन का आंसर आएगा थर्ड स्टूडेंट, मुझे लग रहा है क्लियर, हाँ जी, डन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आएगा थर्ड। यहां तक का क्लियर हुआ नहीं हुआ, आप तो ये बताओ, क्लियर है, कंफर्म, हाँ जी, यहां तक समझ में आई बात, बिल्कुल बढ़िया। 19 क्वेश्चंस तक कंप्लीट हो गया, और यहां तक हमने एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी डन, इननेट इम्यूनिटी उसकी बैरियर डन, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी ये भी डन कर दिया है। तो पूरा एनसीईआरटी का सीक्वेंस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जाते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन, एंटीबॉडी कंसिस्ट ऑफ, ध्यान से सुनेगा, एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से बुलाते हैं स्टूडेंट। अब मैं आपको एंटीबॉडी के बारे में बताता हूँ, और एंटीबॉडी को हमेशा बी लिम्फोसाइट सीक्रेट करने का काम करती है स्टूडेंट। यस श्योर, एंटीबॉडी का एक मॉलिक्यूल, और एंटीबॉडी आपको कौन सी प्रोवाइड करती है, आई थिंक एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है, जिसे आप ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं, वो इसकी वजह से होती है, क्लियर। और एंटीबॉडी का एक मॉलिक्यूल वाई शेप्ड होता है स्टूडेंट, और एंटीबॉडी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनती है। यस, 2 लाइट चेन होती है, 2 हैवी चेन होती है। मैं इसका डायग्राम आपको बताता हूँ स्टूडेंट,
ये लीजिए एंटीबॉडी का डायग्राम देखिए और इससे समझिए। एंटीबॉडी के अंदर ये हैवी चेन आपको दिख रही है स्टूडेंट, दिस वन, ये पूरी लंबी हैवी चेन है और ये लाइट चेन है। तो दो तो आज के बाद हैवी चेन होती है, दो लाइट चेन होती है, इसलिए एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल को S2L2 इस नाम से बताया जाता है स्टूडेंट। जी हाँ, वाई शेप्ड मॉलिक्यूल होता है, ये भी एक पॉइंट हमारे पास आ गया, वाई शेप होगा मॉलिक्यूल ये एंटीबॉडी का, है ना। एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल में देखिएगा ये हैवी चेन, ये और हैवी और लाइट चेन आपस में स्टूडेंट, ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड द डाइसल्फाइड बॉन्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा स्टूडेंट। तो एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल्स में जो चेन्स आपस में कनेक्टेड है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होंगी। आप ये लाइट चैन हो चाहे हैवी चैन हो, उस चैन में होते हैं दो पार्ट, वन इज द कांस्टेंट पार्ट, वन इज द वेरिएबल पार्ट। ये हैवी चैन है, ये इसका कांस्टेंट पार्ट आपको दिख रहा है स्टूडेंट, ये कांस्टेंट पार्ट मान लीजिए, कांस्टेंट पार्ट। जी हाँ स्टूडेंट, ये लीजिए, ये रहा। और ये स्टूडेंट इसका वेरिएबल पार्ट है, वेरिएबल पार्ट। अब एक बार और बोलूंगा, कांस्टेंट पार्ट और वेरिएबल पार्ट, ये डन हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, श्योर है ना। इसी तरीके से लाइट चेन में भी होता है, लाइट चेन और हैवी चेन दोनों का वेरिएबल पार्ट मिलके बनाता है एंटीजन बाइंडिंग साइट स्टूडेंट, ये पोर्शन। सो दोबारा, एंटीजन बाइंडिंग साइट ये वो जगह होती है जहां एंटीजन से बाइंड करती है एंटीबॉडी, और एंटीजन बाइंडिंग साइट लाइट और हैवी चेन दोनों से बनेगी और दोनों के वेरिएबल पार्ट से बनेगी स्टूडेंट। जी हाँ, तो ये एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर आपके सामने आ गई। मॉलिक्यूल वाई शेप्ड है, मॉलिक्यूल में दो हैवी दो लाइट चेन है, क्लियर। और ये चैन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ रही है और दोनों ईच चैन हैज कांस्टेंट पार्ट एंड वेरिएबल पार्ट। डन। वेरिएबल पार्ट ऑफ बोथ हैवी एंड लाइट चैन फॉर्म एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये क्लियर हुआ हमारे पास क्वेश्चन क्लियर। अब एक बात और बताता हूं, जैसे मैंने आपको बोला एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन को आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। डन। अब आईजी होते हैं आज के बाद कितने, इसके टाइप देखने पड़ेंगे। जी हाँ स्टूडेंट, एक होता है आईजीए स्टूडेंट, ये एक होता है आईजीई स्टूडेंट, एक होता है आईजीजी स्टूडेंट, एक होता है आईजीडी स्टूडेंट और एक होता है आईजीएम स्टूडेंट। ये लीजिए, आज के बाद इम्यूनोग्लोबुलिन 5 टाइप्स के स्टूडेंट, आईजीए, आईजीई, आईजीजी, आईजीडी, आईजीएम। इम्यूनोग्लोबिन पर टॉपिक पे पूरा आज आपको एक्सप्लेन कर दिया। 5 टाइप्स के होते हैं इसमें स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। अगर आपसे बोले मैक्सिमम नंबर यानी स्टूडेंट मोस्ट अबंडेंट बोले तो आज के बाद जवाब दे देना आईजीजी और यस स्टूडेंट। और कैन क्रॉस प्लेसेंटा बैरियर तो भी आंसर जाएगा, कैन क्रॉस प्लेसेंटा तो भी आईजीजी स्टूडेंट, यही जाता है मदर से फीटस में स्टूडेंट ये। उसके बाद अगर आपसे बोले कि मिल्क में स्टूडेंट, या मिल्क में कौन सा है, सलाइवा में कौन सा है, तो मिल्क में यानी कोलेस्ट्रम में तो आईजीए ये मिलता है स्टूडेंट। ध्यान से देखना, बॉडी के सीक्रेशन में आईजीए मिलेगा। आपसे कोई बोले एलर्जिक रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, तो एलर्जिक रिएक्शंस जो होती है आपकी बॉडी में एलर्जिक होती है तो आईजीई पार्टिसिपेट करेगी स्टूडेंट। या आपसे बोले कौन हैवीएस्ट और लार्जेस्ट है, सबसे ज्यादा एंटीजन बाइंडिंग साइट रखता है, तो लार्जेस्ट बोले तो आईजीएम है, हैवीएस्ट बोले आईजीएम है। जिया, ये कुछ पॉइंट्स जो मुझे आपको बताने थे। आईजी या बॉडी के सीक्रेशन जैसे कि मिल्क में, सलाइवा में, इनमें मिलेगा। तो तैयार। अब आइए आप मेरे टॉपिक पे। एन एंटीबॉडी कंसिस्ट ऑफ, बहुत सिंपल, 2 लाइट पेप्टाइड चेन एंड 2 हैवी पेप्टाइड चेन। यस सर, यही सही हो गया हमारा। तो 4 चैन्स, उनमें से 2 हैवी 2 लाइट। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया ए। डन। क्वेश्चन नंबर 21 अभी भी पढ़ाया था, पहले भी ले लिया। कोलेस्ट्रम में जो होता है लैक्टेशन के बाद जो निकलता है, इसमें कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए, आईजीए मिल्क सीक्रेशन, कोलेस्ट्रम मैंने बताया था। तो आईजीए येलोइश फ्लूइड, इसमें आईजी, कोलेस्ट्रम में आईजीए एंटीबॉडी। डन। 21 क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हुआ स्टूडेंट, याद रहेगा इसमें कौन सी एंटीबॉडी। अब आइए नेक्स्ट आता है 22, यूज एंटीहिस्टामिन एंड स्टेरॉइड्स गिव ए क्विक रिलीफ फ्रॉम। स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं एनसीईआरटी में, और वो डिसऑर्डर में पहला है एलर्जी। और एलर्जी होती है हाइपर सेंसिटिविटी से, ध्यान से सुनना, हाइपर सेंसिटिविटी या स्टूडेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी अगर इम्यून सिस्टम एक्स एग्रीगेट रेस्पॉन्स दे रहा है, दोबारा सुनना,
हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ इम्यूनिटी, एलर्जी की वजह, एलर्जी होगी स्टूडेंट किसी भी चीज के लिए, और एलर्जी करने वाले एजेंट एलर्जेंस होंगे स्टूडेंट। डन। जैसे पोलन ग्रेन एलर्जन है, हो गया। एलर्जी में जो सेल पार्टिसिपेट करती है मास्ट सेल होती है स्टूडेंट, मास्ट सेल एलर्जी के अंदर पार्टिसिपेट करेगी स्टूडेंट। जी हाँ, डन। एलर्जी में जो एंटीबॉडी काम आएगी वो आईजीई काम आएगी। जी हाँ, क्लियर। एलर्जी में जो एंटीबॉडी काम आएगी वो आईजीई आएगी। एलर्जी में जो सेल है वो मास्ट सेल है। यहां तक मुझे लग रहा है क्लियर। एलर्जी में जो डब्ल्यूबीसी पार्टिसिपेट करती है, शायद याद हो आपको, तो वो स्टूडेंट एसिडोफिल्स होती है, यानी इओसिनोफिल्स जिसे कहा जाता है, एसिडोफिल्स, ये वो स्टूडेंट ये पार्टिसिपेट करेगी। क्लियर। डब्ल्यूबीसी ये वाली, ये लीजिए। अब बात आती है एलर्जी के अंदर होगा क्या। एलर्जी के अंदर स्टूडेंट एलर्जेंस के आ जाने से बॉडी में एक्स एग्रीगेटेड हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम, वो एलर्जी कहलाएगा। डन है हमारा। अब सुनना, एलर्जी में स्टूडेंट जो केमिकल काम करते हैं वो हिस्टामिन काम करेगा, या हिस्टामिन काम करेगा। और एलर्जी से तुरंत बचाने के लिए स्टूडेंट आपको जो ड्रग्स देनी होंगी, या वो होंगे स्टूडेंट एंटी हिस्टामिन, क्योंकि वही सप्रेस करेंगे इसको जाके। तो एंटी हिस्टामिन या प्लस स्टीरॉइड्स, ये आप देंगे ना स्टूडेंट, जब ड्रग्स, तब जाके एलर्जी से क्विक रिलीफ मिलेगा। एंटी हिस्टामिन और स्टीरॉइड्स देने पड़ेंगे। तो यूज ऑफ एंटी हिस्टामिन एंड स्टीरॉइड गिव ए क्विक रिलीफ फ्रॉम एलर्जी स्टूडेंट। 22 क्वेश्चन का आंसर सेकंड हो जाएगा। एलर्जी टॉपिक डन। एलर्जी जैसे अस्थमा एक एलर्जी है स्टूडेंट। हाँ, एलर्जी के अंदर नोज में, आईज में, लंग्स में, इनमें या वाटरी रनिंग स्टूडेंट। अस्थमा एक एलर्जी है। एलर्जी में इम्यून सिस्टम की हाइपर सेंसिटिविटी होती है। क्लियर। इम्यून सिस्टम का दूसरा डिसऑर्डर बताता हूं। यस, क्वेश्चन नंबर 23, और वो यही है स्टूडेंट, हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बहुत अच्छी क्वालिटी है स्टूडेंट कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन में डिफरेंशिएट कर सकता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एक तो होता है मेमोरी सेल का होना, और एक सेल्फ एंटीजन और नॉन सेल्फ एंटीजन में, यानी खुद की बॉडी के एंटीजन, जैसे ब्लड ग्रुप जो आरबीसी की सरफेस में प्रेजेंट एंटीजन की वजह से होता है, उन सब में डिफरेंशिएट कर लेना। श्योर, ये इम्यून सिस्टम का। लेकिन समटाइम्स इम्यून सिस्टम सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, वो लॉस्ट कर चुका होता है इस प्रॉपर्टी को, और तब आता है डिसऑर्डर नेक्स्ट, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर स्टूडेंट। या तो आज के बाद इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स बता रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। पहला डिसऑर्डर एलर्जी था, जिसमें इम्यून सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी थी। दूसरा डिसऑर्डर स्टूडेंट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, डिजीज है, जिसमें इम्यून सिस्टम अपनी ही बॉडी में मौजूद एंटीजन के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। हमारा इम्यून सिस्टम ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा और अटैक करेगा सेल्फ सेल्स के ऊपर। जी हाँ, ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है स्टूडेंट। क्लियर। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस स्टूडेंट। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है, आर्थराइटिस आज के बाद बात की जाए तो वो एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। डन। मुझे ऐसा लग रहा है एक आपने नाम सुना होगा, मायस्थेनिया ग्रेविस स्टूडेंट। मायस्थेनिया ग्रेविस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिजीज के एग्जांपल है स्टूडेंट। और एलर्जी का एग्जांपल अस्थमा स्टूडेंट। अस्थमा एलर्जी का एग्जांपल है। एक डिसऑर्डर इम्यून सिस्टम का और आता है जब इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाए, कम काम करे, एंड दीज आर कॉल्ड द इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज स्टूडेंट। इम्यूनो डेफिशिएंसी स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है, या जिसमें इम्यून सिस्टम पुअर काम करे, कमजोर हो गया है। तो इम्यून सिस्टम ज्यादा काम करे तो एलर्जी, इम्यून सिस्टम खुद की सेल्स को मारे, अटैक करे तो ऑटो इम्यून डिजीज, और इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस यानी कम काम करे तो इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज। एग्जांपल के तौर पर एड्स स्टूडेंट। जी हाँ, ये इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज है। तो 3 डिजीज में डिवाइड है। अब हमारे क्वेश्चन पे आओ, 23 क्वेश्चन। वो बोल रहा है प्रॉपर्टी लॉस्ट और ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मलिटी एंड इट अटैक सेल्फ सेल। सेल्फ सेल तब तो ऑटो इम्यून डिजीज। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा सी। डन। यानी इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर, ये टॉपिक हमें कवर करना है, और वो तैयार आज के बाद। क्लियर। इम्यून सिस्टम में 3 डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी करोगे तो एलर्जी, एग्जांपल अस्थमा,
खुद की सेल्स को इम्यून सिस्टम डैमेज करे, मार दे, अटैक करे, ऑटो इम्यून डिजीज, एग्जाम्पल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, माइस्थेनिया ग्रेविस, और इम्यून सिस्टम कम काम करे, सप्रेस हो जाए, जी हाँ, तो इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज, एग्जाम्पल एड्स स्टूडेंट। हाँ जी, यहां तक तैयार, बिल्कुल परफेक्ट। चलिए, तो अब एड्स की बात आई है, तो एड्स टॉपिक को कवर करते हैं, एड्स और इससे रिलेटेड पॉइंट्स। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 24 एड्स पर है स्टूडेंट। पहले तो एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। दूसरा पॉइंट, एड्स एक वायरल डिजीज है, एड्स कॉन्जेनाइटल नहीं होता है, एक वायरल डिजीज है, एड्स एक कम्युनिकेबल डिजीज है, जी हाँ, और एड्स के जो पैथोजन है उसका नाम HIV होता है स्टूडेंट, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एक बार और, तो एड्स के बारे में बात चल रही है स्टूडेंट। एड्स एक एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज है, मतलब ये कॉन्जेनाइटल नहीं है, एक्वायर्ड होगा, इम्यून सिस्टम इसमें पुअर हो जाता है। श्योर, ये यानी एक वायरल डिजीज है, हाँ, कम्युनिकेबल डिजीज है, जी हाँ स्टूडेंट, कम्युनिकेबल डिजीज है, एक्वायर्ड है स्टूडेंट, यानी कॉन्जेनाइटल नहीं है, और वायरल डिजीज है। HIV इसके पैथोजन का नाम है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। मैं HIV की स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। पहले पॉइंट स्टूडेंट, HIV की स्ट्रक्चर देखिएगा। HIV वायरस ऐसा होता है, HIV एक जो है स्टूडेंट रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस उन्हें कहते हैं जिनमें स्पेशल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, और इस एंजाइम से ये RNA से DNA बना लेते हैं। HIV के स्ट्रक्चर में सबसे पहले उसके सेंटर कोर में स्टूडेंट उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, और HIV का जेनेटिक मटेरियल आज के बाद ध्यान रखना, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आइडेंटिकल RNA फिलामेंट होते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट, दिस वन, ये RNA फिलामेंट है स्टूडेंट, ये एक और ये 2 स्टूडेंट। तो HIV का जेनेटिक मटेरियल RNA है, 2 है, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आइडेंटिकल RNA। श्योर, और उन RNA मॉलिक्यूल के साथ स्पेशल एक चीज होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और ये एंजाइम की क्वालिटी है, यस स्टूडेंट, ये एंजाइम RNA से DNA प्रोड्यूस कर सकता है स्टूडेंट। तो दिस एंजाइम प्रोड्यूस RNA, दिस एंजाइम प्रोड्यूस DNA फ्रॉम RNA। ये तो आज के बाद इसके सेंटर कोर में क्या होता है HIV के सेंटर कोर में 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA विथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। डन, नहीं आई बात समझ में? अब बाहर आओ, क्या इसके सेंटर कोर के बाहर इसको कवर किया गया? यस सर, एनवेलप होते हैं, और वो पहले सबसे बाहर प्रोटीन की कोटिंग होती है स्टूडेंट। 2 प्रोटीन कोटिंग मिलेंगे आपको, ये स्टूडेंट, इसको प्रोटीन 24 यानी कैप्सिड बोलते हैं। ठीक, उसके बाद प्रोटीन 17 यानी 2 प्रोटीन की कोटिंग है, इनर प्रोटीन और आउटर प्रोटीन कोट। उस प्रोटीन कोट के बाद फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन होती है स्टूडेंट, यानी HIV जो होता है पूरा एनवेलप्ड होता है स्टूडेंट, पूरा कवर है। सबसे बाहर फॉस्फोलिपिड लेयर, उसके अंदर आउटर प्रोटीन, फिर अंदर इनर प्रोटीन, और फिर जीनोम यानी कि जेनेटिक मटेरियल, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, और सबसे बाहर जो फॉस्फोलिपिड की लेयर है स्टूडेंट, उस लेयर में स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है वो होता है एम्बेडेड स्टूडेंट। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन का जो पोर्शन बाहर की तरफ दिखता है उसे GP120 कहा जाता है स्टूडेंट, और यही GP120 जो होता है वो टी हेल्पर सेल्स पर प्रेजेंट रिसेप्टर CD4 रिसेप्टर को आइडेंटिफाई करता है स्टूडेंट, उससे बाइंड करता है। तो आज पूरा तैयार स्टूडेंट, जो मैं बोल रहा हूँ एड्स के बारे में पूरी नॉलेज। एड्स एक वायरल डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है, एक्वायर्ड डिजीज है, कॉन्जेनाइटल नहीं है। एड्स HIV की वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV में जीनोम 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं, HIV में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, HIV में एनवेलप होता है, उसमें बाहर 2 प्रोटीन लेयर और उसके बाहर फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है स्टूडेंट, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन एम्बेडेड है। डन, श्योर। आज के बाद HIV बॉडी में जिस पर अटैक करता है वह टी हेल्पर सेल। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का की रोल टी हेल्पर सेल्स का होता है, HIV उसी को अटैक करके खत्म करता है। तो विच सेल डिस्ट्रॉय इन एड्स? आंसर टी हेल्पर सेल स्टूडेंट। यस स्टूडेंट, HIV अटैक ऑन अगर पूछा जाए तो आज के बाद स्टूडेंट टी हेल्पर सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना, हर बार क्वेश्चन आता है इस पे, ये तैयार। तो टी हेल्पर सेल्स वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब पॉइंट आता है HIV बॉडी में एंटर कैसे करता है, यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो HIV सबसे ज्यादा तो सेक्सुअल इंटरकॉर्स से जो है ट्रांसमिट होता है स्टूडेंट। HIV का एक मोड है सेक्सुअल इंटरकॉर्स, जिया इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कनेक्शन रखने पर। दूसरा मोड है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कॉन्टामिनेटेड ब्लड एंड इट्स प्रोडक्ट स्टूडेंट ट्रांसमिट किए जाए।
HIV हमेशा बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिट होता है, ब्लड से, सेमिनल फ्लूइड से, वेजाइनल फ्लूइड से, इनसे स्टूडेंट। जी हाँ, HIV टच करने से नहीं आता, फिजिकल टच से, मॉस्किटो बाइट यानी मच्छर के काटने से भी HIV नहीं आता है, साथ में खाना खाने से भी HIV नहीं आता है। HIV तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आएगा, शेयरिंग ऑफ निडल से आएगा स्टूडेंट, इंट्रावीनस ड्रग्स जो ली जाती है उसमें शेयरिंग ऑफ निडल से आएगा। और एक और लास्ट तरीका, मदर से फीटस में स्टूडेंट, प्लेसेंटा से होकर। तो HIV 4 तरीके से ट्रांसमिट होता है इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में। पहला तरीका सेक्सुअल इंटरकॉर्स, दूसरा तरीका कॉन्टामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तीसरा तरीका शेयरिंग ऑफ निडल ड्यूरिंग इंट्रावीनस ड्रग्स स्टूडेंट, और लास्ट तरीका इन्फेक्टेड मदर टू फीटस स्टूडेंट। जी हाँ, HIV मॉस्किटो बाइटिंग, किस करने से, फिजिकल टच, इनसे किसी से भी ट्रांसमिट नहीं होता है स्टूडेंट। डन। एड्स के बारे में फुल फॉर्म तैयार, जर्नल फीचर तैयार, HIV के स्ट्रक्चर तैयार, और HIV का मोड ऑफ ट्रांसमिशन तैयार। डन। HIV अटैक किस पे करता है, टी हेल्पर सेल्स पर। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। 24 क्वेश्चन हमारा चल रहा था स्टूडेंट, और इस क्वेश्चन पे स्टेटमेंट बताना है HIV के लिए करेक्ट। HIV इज अनएनवेलप्ड, गलत, एनवेलप्ड होता है। HIV डज नॉट एस्केप बट अटैक द रिक्वायर्ड इम्यूनो रेस्पॉन्स, रॉन्ग। HIV इज एनवेलप्ड वायरस, बिल्कुल सही है। 1 मॉलिक्यूल नहीं स्टूडेंट, 2 मॉलिक्यूल होते हैं RNA के, रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। HIV is enveloped virus contain 2 identical molecule of single stranded RNA and 2 molecules of reverse transcriptase। यस सर, स्ट्रक्चर याद। इस क्वेश्चन का आंसर गया डी। हमने पढ़ लिया HIV की स्ट्रक्चर, उससे हमारा ये बैठ गया। डन। मुझे लग रहा है बिल्कुल परफेक्ट यहां तक का 24 क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, 25th क्वेश्चन, एड्स इज कॉज्ड बाय HIV, सही है। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मैंने अभी बताया HIV के मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको। तो स्टार्ट, कॉन्टामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यस सर इससे होगा। शेयरिंग ऑफ निडल, यस सर इससे होगा। शेकिंग हैंड्स, नो सर, हाथ मिलाने से, किस करने से, मच्छर के काटने से। फिजिकल टच, हाथ मिलाना फिजिकल टच हो गया स्टूडेंट, उससे नहीं जाएगा। सेक्सुअल इंटरकॉर्स, यस सर। क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। HIV किस तरीके से नहीं फैलेगा, नॉट पूछा है। तो 4 मोड बताए थे मैंने, उसके अलावा कोई भी नहीं। तो 25th क्वेश्चन भी हो गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट एक बात और आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, HIV का बॉडी में एंटर करके काम करने का तरीका, तो इसको भी कर लेते हैं, है ना। देखिएगा इधर, लास्ट बचाइए, उसके बाद एड्स भी टॉपिक हमारा बढ़िया कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले होता क्या कि HIV आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, ये बॉडी में आ गया, श्योर। और बॉडी में जाके स्टूडेंट ये मैक्रोफेजेस में अटैक करेगा, श्योर। मैक्रोफेजेस आपकी वो उसके अंदर, और वहां जाकर सेल के अंदर, मान लीजिए मैं मैक्रोफेजेस सेल की बात करूं, तो सेल के अंदर जाके HIV अपना वायरल RNA जो है स्टूडेंट उसको छोड़ देगा। वायरल RNA आ गया HIV के अंदर मैक्रोफेजेस सेल में, है ना, वहां उसने उसको रिलीज कर दिया। ये वायरल RNA स्टूडेंट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जी हाँ, एंजाइम की मदद से बनाएगा वायरल DNA। डन मानू, ये बन गया सेल के अंदर मैक्रो वायरल DNA बन गया। और वायरल DNA जो होगा स्टूडेंट वो होस्ट के DNA के साथ जुड़ जाएगा, इनकॉर्पोरेट, जी हाँ, इनकॉर्पोरेट विथ होस्ट DNA, श्योर। होस्ट DNA के साथ ये जुड़ जाएगा, श्योर। और अब उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, और उसके साथ फिर ये प्रोड्यूस करेगा न्यू वायरल स्टूडेंट, प्रोड्यूस न्यू वायरल RNA। ये न्यू वायरल RNA बनाएगा, बोलो डन। एक बार और, HIV बॉडी में आएगा, आने के कितने तरीके थे, 4 आ गया। अंदर आने के बाद मैक्रोफेजेस पे जाएगा, हाँ, वहां जाके स्टूडेंट HIV अंदर जाके अपना वायरल RNA छोड़ देगा विथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, हाँ। उसके बाद वो एंजाइम जैसे सेल में जाएगा, एंजाइम एक्टिवेट होकर वायरल RNA से वायरल DNA प्रोड्यूस करेगा, डन। वायरल DNA होस्ट के DNA के साथ इनकॉर्पोरेट होगा, जीनोम के साथ, ओके, और उस पर अपना कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। और अब जो है प्रोड्यूस किया जाएगा न्यू वायरल RNA, यस बिल्कुल, है ना, हो जाएगा। अब वो न्यू वायरल RNA वो बाहर निकलेंगे मैक्रोफेजेस से एंड अटैक ऑन टी हेल्पर सेल, वो साथ के साथ टी हेल्पर सेल पे भी काम करेंगे स्टार्ट। यानी यहां से स्टूडेंट एक बहुत शानदार चीज बता रहा हूं, या आज के बाद एड्स में कौन सी सेल डेस्ट्रॉय होती है, तो टी हेल्पर सेल।
बट मैक्रोफेजेस बार बार न्यू वायरल आरएनए प्रोड्यूस करती जाएगी। तो मैक्रोफेजेस एक्ट एज HIV फैक्ट्री। मैं आपको सारे क्वेश्चन करा रहा हूं जो नीट वाला लेगा स्टूडेंट। एक बार और नीट में शानदार क्वेश्चन आएंगे। मैक्रोफेजेस एक्ट एज HIV फैक्ट्री, व्हिच एक्ट एज HIV फैक्ट्री, मैक्रोफेजेस व्हिच सेल destroy in its T helper cell। तो ये मैकेनिज्म आपको क्लियर हुआ। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। वो बोल रहा है करेक्ट सीक्वेंस बताओ HIV का काम करने का बॉडी में। करेक्ट सीक्वेंस तो देखो, न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड इन्फेक्टेड सेल से, ये तो लास्ट में होगा। Viral RNA is introduced into the cell. New virus are produced. Viral DNA is produced by reverse transcripted. New virus released from infected attack on T helper cell. Sure. और वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट विथ होस्ट जीनोम। तो मैंने सब जमाया था स्टूडेंट, जरा आप देखिएगा। मैं आपसे बोलूं, सबसे पहले तो वायरल आरएनए सेल के अंदर इंट्रोड्यूस होगा, तो बी आएगा। श्योर। तो सबसे पहले तो वायरल आरएनए सेल में गया ये, फिर उसने वहां रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से डीएनए बनाया, तो फिर ये आएगा। तो सबसे पहले तो ये, फिर ये बना, अपन ने जो पढ़ा उसमें भी। फिर वो होस्ट की सेल के साथ वायरल डीएनए जुड़ा, तो फिर ये जुड़ा। श्योर। फिर उस होस्ट की सेल ने न्यू वायरल आरएनए प्रोड्यूस किए, तो वो ये बना। फिर उसने वायरस को रिलीज करा, न्यू वायरस जो प्रोड्यूस हुए वो रिलीज हुए, या और उसके बाद स्टूडेंट उसने टी हेल्पर सेल्स पर न्यू वायरस ने अटैक करा। ये सिस्टम आ गया। तो पहले बी, फिर डी, और फिर एफ। हाँ या ना? और फिर एफ के बाद ए, और ए के बाद सी, और सी के बाद ई। ऑप्शन फोर्थ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। आंसर डी हमारी पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो एड्स पर मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा और एड्स से पूरा तैयार। डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस नाम का वर्ड भी एड्स के साथ यूज होता है कि अज्ञानता की कमी से मर जाना। तो डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस एड्स के लिए यूज होगा। HIV फैक्ट्री मैक्रोफेजेस व्हिच सेल destroy T helper cell, टी हेल्पर सेल के नंबर कम। और एड्स के टेस्ट का नाम पूछा जाता है एलिसा। एलिसा टेस्ट एड्स के लिए होता है स्टूडेंट। विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है स्टूडेंट। जो मेरा लेक्चर पूरा अटेंड कर रहे हैं उनको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा स्टूडेंट, गारंटी। और अगर आपको वाकई में ये लेक्चर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा स्टूडेंट। जोरदार। तैयार। 26 क्वेश्चन तक हमने एड्स टॉपिक भी ले लिया। एड्स का मोड ऑफ ट्रांसमिशन डन, HIV की स्ट्रक्चर डन, एड्स का टेस्ट एलिसा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, एड्स का कैसे अंदर जाके काम करता है वो तैयार। हाँ जी, मुझे लग रहा है परफेक्ट। यहां तक कुछ समझ में आया? एड्स टॉपिक भी डन मानो, ठीक है। 26 क्वेश्चन तक हमारा कंप्लीट हो गया है। एड्स टॉपिक भी कंप्लीट इस चैप्टर का। अब इस चैप्टर में नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 27। Bone marrow and thymus are primary lymphoid organs because B cell and T cells get mature there respectively. Students, मैं आपको बता दूं कि lymphoid organs are of 2 types. Immune system of body नाम का एक टॉपिक है NCERT में, और उस टॉपिक में हम ये बात पढ़ रहे हैं कि lymphoid organs, ध्यान से सुनना आप, lymphoid organs are of 2 types. One is called the primary lymphoid organ and next is called the secondary lymphoid organ. Student, ये नॉलेज का पॉइंट आज के बाद ध्यान से देखिएगा। जब मैं बोल रहा हूं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन किसे बोला जाएगा स्टूडेंट? जहां पर लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन हो, मैचुरेशन हो, डिफरेंशिएशन हो। और ये एग्जांपल है 2। वन इज कॉल्ड द थाइमस स्टूडेंट, थाइमस ग्लैंड, एंड वन इज कॉल्ड द बोन मेरो स्टूडेंट। जी हाँ, तो बोन मेरो और थाइमस ग्लैंड आपकी बॉडी में प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। क्लियर? बिकॉज दे प्रोड्यूस, मैच्योर एंड डिफरेंशिएट स्टूडेंट लिम्फोसाइट। ये यहाँ पर इस काम को करते हैं। थाइमस ग्लैंड आपके अंदर स्टूडेंट वेंट्रल सरफेस पे स्टर्नम के पीछे है, और थाइमस ग्लैंड उम्र बढ़ने के साथ इसकी साइज कम होती जाती है स्टूडेंट। या सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो है जहां पर लिम्फोसाइट अपना काम करते हैं स्टूडेंट, जहां वो पैथोजन को मारने का काम करते हैं। और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आपकी बॉडी में एक तो स्प्लेन है स्टूडेंट, ये
एक लिम्फ नोड है आपकी बॉडी में, जितने भी लिम्फ नोड है वो सब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में गिने जाते हैं स्टूडेंट। उसके बाद पेयर्स पेचेस, पेयर्स पेचेस स्टूडेंट इंटेस्टाइन में मिलने वाले होते हैं स्टूडेंट। पेयर्स पेचेस ये इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स के नाम से बुलाए जाते हैं, जो जनरली इलियम में पाए जाते हैं। पेयर्स पेचेस है। इसके अलावा स्टूडेंट टॉन्सिल्स होते हैं आपके थ्रोट में, आपके गले में टॉन्सिल मिलते हैं, वो ये। और एक होता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स स्टूडेंट, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये भी एक चीज होती है स्टूडेंट। जी हाँ, ये भी हमारे इंटेस्टाइन से रिलेटेड, और ये भी एक लिम्फॉइड टिश्यू है। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के एग्जांपल हो गए स्प्लेन, लिम्फ नोड, पेयर्स पेचेस, टॉन्सिल्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये सब। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर ऑफ टू टाइप, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी में थाइमस और बोन मेरो आएगा, और सेकेंडरी में स्प्लिन, लिम्फ नोड, पेयर्स पेचेस, टॉन्सिल, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आएगा। स्प्लिन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है स्टूडेंट। ये ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहलाता है, ये ब्लड में फिल्टर की तरह काम करता है, या ये आपके ब्लड को छानने का काम करता है। स्प्लिन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, आपकी डेड आरबीसी को ब्लड से हटा के उसको सही करता है आपके अंदर स्टूडेंट। और ये है कुछ पॉइंट, तो स्प्लिन ये डन, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन हमारे क्लियर हो गए स्टूडेंट। यस, तो आइए स्टार्ट। इस क्वेश्चन में था बोन मैरो एंड थाइमस आर प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, यस बिकॉज बी एंड सी, ये बात बिल्कुल सही लग रही है मुझे। स्प्लिन फिल्टर ब्लड वेयर एज लिम्फ नोड फिल्टर लिम्फ, बिल्कुल यस, ये भी सही बात है स्टूडेंट। थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट प्यूबर्टी बट रिड्यूस आफ्टर वर्ड, यस स्टूडेंट, उम्र के साथ बढ़ती जाती कम होती जाती, वही बात चल रही है हमारी। हाँ जी, मेरी बात आपको समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? या बिल्कुल, थाइमस ग्लैंड प्यूबर्टी स्टेज पर बहुत साइज में बड़ी होती है, उसके बाद वो कम होती जाती है स्टूडेंट। या अब एक वर्ड आया स्टूडेंट, माल्ट। स्टूडेंट क्या होता है, मैं आपको माल्ट के बारे में बताता हूँ स्टूडेंट। माल्ट होता है म्यूकोसल एसोसिएट लिम्फॉइड टिश्यू, ये आपके टोटल लिम्फॉइड टिश्यू का 50% पोर्शन बनाता है, और ये आपकी बॉडी में 3 जगह पे होता है स्टूडेंट, लाइनिंग बनाता है। एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में स्टूडेंट ये देखने को मिलेगा आपको, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, एक यूरिनरी ट्रैक्ट में देखने को मिलेगा स्टूडेंट, यस यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट जिसे कहा जाता है स्टूडेंट। एक होता है यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट और एक होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डन। तो स्टूडेंट अगर मैं आपसे बोलूं कि आज के बाद माल्ट क्या है, तो माल्ट की फुल फॉर्म होती है म्यूकोसल एसोसिएट लिम्फॉइड टिश्यू। ये टोटल लिम्फॉइड टिश्यू का 50% बनाता है आपकी बॉडी का, और ये बॉडी में 3 जगह लाइनिंग करता है स्टूडेंट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। श्योर, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये हो गया। तो माल्ट इंक्लूड 50% ऑफ टोटल लिम्फॉइड टिश्यू, यस माल्ट वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया हमारा ये। उसके बाद बोन मेरो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, डन। स्प्लिन आपके ब्लड को फिल्टर करता है, लिम्फ नोड लिम्फ को, डन। थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट प्यूबर्टी, नॉट स्टूडेंट बर्थ पर, प्यूबर्टी में नहीं, बर्थ पर, और उम्र बढ़ने पे कम होती जाती है। जी हाँ, प्यूबर्टी पे तो इसकी साइज कम हो जाती है स्टूडेंट, और कम होती है ओल्ड एज में तो बहुत। तो इसलिए स्टूडेंट ये स्टेटमेंट मुझे सही नहीं लग रहा है, ये एनसीईआरटी से बिल्कुल अलग है। एनसीईआरटी की पूरे स्टेटमेंट, एनसीईआरटी की लाइनें हैं ये। एनसीईआरटी में साफ लिख रहा है थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट बर्थ। जी हाँ स्टूडेंट, प्यूबर्टी नहीं, प्यूबर्टी पे तो इसके नंबर कम। तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और फोर्थ सही है स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा बी, आंसर बी हो गया स्टूडेंट। या तो आज प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन डन स्टूडेंट, ये हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, और वो बोल रहा है 28 नंबर का क्वेश्चन, बिनाइन ट्यूमर, यानी अब कैंसर से रिलेटेड पॉइंट आया स्टूडेंट। चलिए तो मैं आपको कैंसर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताता हूँ स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। कैंसर टॉपिक, अब नेक्स्ट टॉपिक कैंसर है स्टूडेंट। या वाकई में कैंसर क्या है, एब आप तो एक लाइन में याद रखो स्टूडेंट, एब नॉर्मल माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस स्टूडेंट डिवीजन, सेल डिवीजन, दिस इज कॉल्ड कैंसर स्टूडेंट। माइटोसिस सेल डिवीजन, एबनॉर्मल माइटोसिस सेल डिवीजन नॉन एज कैंसर स्टूडेंट। याद रखना हमारे अंदर स्टूडेंट, हमारी नॉर्मल सेल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो आसपास की सेल के डिवीजन को कंट्रोल करती है, कॉन्टैक्ट इनिबिशन प्रॉपर्टी। जी हाँ, और कॉन्टैक्ट इनिबिशन प्रॉपर्टी नॉर्मल सेल में होती है स्टूडेंट ये, और ये प्रॉपर्टी जब लॉस्ट हो जाती है तो वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, यानी इन कैंसर सेल दिस प्रॉपर्टी एब्सेंट स्टूडेंट। ये बात ध्यान रखना, ये आपको मैं बता दूं स्टूडेंट। एक बात और बताता हूं, हमारी नॉर्मल सेल के अंदर स्टूडेंट प्रोटो ऑन्कोजीन होती है, इसको आप सुनना। यस स्टूडेंट, जो मैं बोलना चाहता हूँ, प्रोटो ऑन्कोजीन जो होती है वो हमारी नॉर्मल सेल में प्रेजेंट होती है स्टूडेंट, ये इनएक्टिव रहती है।
बट कुछ कंडीशंस के कारण, सर्टेन कंडीशन या कार्सिनोजन जो आ जाते हैं उनके कारण ये जीन एक्टिवेट हो जाती है स्टूडेंट, और तब वो बदल जाती है ऑन्कोजीन के अंदर स्टूडेंट। श्योर। और ऑन्कोजीन में बदलती वो सेल जो होती है वो स्टूडेंट कैंसराइज सेल में कन्वर्ट हो जाती है। यहां तक का कुछ पॉइंट क्लियर हुआ? कैंसर वाकई में सेल डिवीजन की प्रॉब्लम है, एबनॉर्मल स्टूडेंट एक्सेसिव माइटोसिस, अनकंट्रोल सेल डिवीजन। दोबारा बोलूंगा, एबनॉर्मल एक्सेसिव अनकंट्रोल माइटोसिस सेल डिवीजन नॉन एज द कैंसर स्टूडेंट। हमारी नॉर्मल सेल में कॉन्टैक्ट इनिबिशन प्रॉपर्टी मिलती है जो कैंसर सेल में लॉस्ट हो जाती है स्टूडेंट, इसलिए वो सेल डिवीजन करने लग जाती है। अब कैंसर का एक कारण ये भी है स्टूडेंट कि हमारी हर सेल में प्रोटो ऑन्कोजीन होती है, वो इनएक्टिव रहती है, बट कुछ ना कुछ एबनॉर्मल या अंडर कुछ कंडीशंस वो एक्टिवेट होकर ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन सेल में कन्वर्ट हो जाती है और प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजेनिक जीन में बदल जाती है। कैंसर में क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। कैंसर में सेल्स बार बार डिवीजन करके ऐसे ग्रुप बना लेती है, गुच्छा बना लेती है, और इस गुच्छे का नाम होता है ट्यूमर स्टूडेंट। ये लीजिए ट्यूमर। तो कैंसर की सेल ट्यूमर बनाने का काम करती है। आइए मैं आपको एक और चीज बताता हूँ स्टूडेंट। अब अगर मैं आपसे कहूँ तो आप बोलेंगे ट्यूमर, और ट्यूमर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है स्टूडेंट, थोड़ा सा इसको देखना। एक होता है बिनाइन ट्यूमर स्टूडेंट, दिस वन, और एक होता है यस मैलिग्नेंट ट्यूमर स्टूडेंट, मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो ट्यूमर इज ऑफ टू टाइप स्टूडेंट, बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। यस स्टूडेंट, बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, ध्यान से सुनना स्टूडेंट। ये ट्यूमर अपनी जगह पे रहता है, मान लीजिए किसी जगह पे ट्यूमर बना तो उसी जगह पे रहेगा, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेगा और धीरे धीरे अपनी साइज इंक्रीज करता रहेगा स्टूडेंट। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर के साथ एक प्रॉब्लम है, वो जिस जगह पे बनेगा वहां से उसकी सेल्स फिर अलग होएगी और सर्कुलेटरी फ्लूइड यानी ब्लड के द्वारा बहती हुई दूसरी जगह पहुंच जाएगा, और फिर वहां की नॉर्मल सेल्स के भी वो मारकर स्टूडेंट वहां पर भी ट्यूमर बनाया जाएगा। ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। तो बिनाइन ट्यूमर डू नॉट स्प्रेड, मैलिग्नेंट ट्यूमर स्प्रेड, मूवेबल है ये, ध्यान से। और मैलिग्नेंट ट्यूमर की ये जो सेल्स की मूव होने की प्रॉपर्टी है ये मेटास्टेसिस कहलाती है, या मेटास्टेसिस। आज के बाद मीनिंग समझ में आया? ये मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी है मैलिग्नेंट ट्यूमर की। जी हाँ स्टूडेंट, मेटास्टेसिस इज मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। और इस ट्यूमर में सेल्स जो होती है वो सेपरेट होती है ओरिजिनल लोकेशन से, और सर्कुलेटरी फ्लूइड से बहती हुई किसी और लोकेशन पे चले जाते हैं। तो आज के बाद ट्यूमर आर ऑफ टू टाइप, बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर कंफर्म लोकेशन पे रहता है, डू नॉट स्प्रेड, अपनी जगह पे ही बना रहता है और मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी को नहीं शो करता। मैलिग्नेंट ट्यूमर जिस जगह बनता है वहां से सेपरेट होता है, सर्कुलेटरी फ्लूइड से बहता हुआ किसी और जगह चला जाता है, उसकी इस प्रॉपर्टी को, मूवमेंट को मेटास्टेसिस कहते हैं। ये स्प्रेड होता है स्टूडेंट। तो मेटास्टेसिस। और ये चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन है, ये रहा 28 नंबर का क्वेश्चन। मैं कैंसर पे करा रहा था आपको, मैंने कैंसर के कुछ नॉलेज दिया आपको। Benign tumor normally remain confirmed on their location. Yes, sir. Malignant tumor grow very rapidly, invading and damaging the surrounding normal tissue. Yes, sir. Metastasis is the most feared property of malignant tumor. Yes, sir. Proto-oncogene when activated under Sunday convert into onco. Yes, sir. सारे सही है स्टेटमेंट, चारों स्टेटमेंट इसके सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट बी। हमने पूरी तरह तैयार किया कैंसर का ये पॉइंट स्टूडेंट, ये तैयार करा। मुझे तो लग रहा है समझ में आया 28 क्वेश्चन तक। अब स्टूडेंट 29 क्वेश्चन ये भी कैंसर का दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं नॉलेज के लिए कि कैंसर के डिडक्शन के लिए जो टेक्निक्स काम में ली जाती है, यानी मैं आपसे बोलूं कि आज के बाद कैंसर के डिडक्शन के बारे में बात करें, डिडक्शन ऑफ कैंसर स्टूडेंट, ये तो कौन कौन सी टेक्निक होगी। एक होता है स्टूडेंट ब्लड एंड बोन मेरो टेस्ट। जी हाँ, एक टेक्निक तो ये काम में लेते हैं कैंसर के डिडक्शन के लिए। तो जो ल्यूकेमिया नाम का कैंसर होता है, ब्लड कैंसर जिसे कहते हैं, वो इसमें पता चल जाता है, WBC के नंबर बहुत बढ़ जाए। एक टेक्निक होती है स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी स्टूडेंट, दिस वन पैथोलॉजिकल स्टडी स्टूडेंट ये। और इस टेक्निक के अंदर स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो बायोप्सी इंक्लूड की जाती है स्टूडेंट, या जिसमें कि टिश्यू को कट किया जाता है, कैंसराइज टिश्यू को, पार्ट को, और उसको पतले पतले स्लाइड्स में डिवाइड किया जाता है स्टूडेंट। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। और एक आती है स्टूडेंट रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी के अंदर स्टूडेंट क्या क्या इंक्लूड करेंगे, रेडियोग्राफी स्टूडेंट, रेडियोग्राफी में एक्सरे आएगा या डायरेक्ट एक्सरे डालें जिससे 2D इमेज बनती है। एक होता है CT स्टूडेंट,
सीटी को कहते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्टूडेंट, इसमें भी एक्सरे जाती है स्टूडेंट, बट वो 3D इमेज बनाती है। जी हाँ, और एक होता है एमआरआई स्टूडेंट, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यस स्टूडेंट। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई जो होती है ये स्टूडेंट, इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है। इन दोनों के अंदर एक्सरे और सीटी की बात की जाए तो इसमें इनमें एक्सरे दी जाती है, रेज दी जाती है, या ये, और एमआरआई में कोई रेज नहीं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है। नो यस स्टूडेंट, नॉन रेडिएशन वाला मेथड है ये, इसलिए सेफ्टी पॉइंट से एमआरआई सबसे बढ़िया है स्टूडेंट। ये पॉइंट हुआ। तो सेफेस्ट टेक्निक पूछी जाए तो एमआरआई जाएगा स्टूडेंट आंसर, एमआरआई। तो मैंने एक बार और बता दूं, डिडक्शन ऑफ कैंसर में मैंने आपको क्या क्या बताया। कैंसर को डिडक्ट करने का तरीका एक होता है ब्लड और बोन मेरो टेस्ट करवा लो, या उससे आपको ल्यूकेमिया कैंसर और बोन कैंसर का पता चल जाएगा। फिर दूसरा तरीका हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी है, इसमें स्टूडेंट वो जो पार्ट आपको लगता है जिसमें कैंसर है उस पार्ट का पीस निकाला जाए और उसको स्लाइड में। और एक है स्टूडेंट जिसमें कि एक्सरे यूज करो 2D इमेज के लिए, सीटी यानी कंप्यूटर टोमोग्राफी 3D इमेज के लिए, और एमआरआई, एमआरआई में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक। तो हमने डिडक्शन ऑफ कैंसर भी डन किया और क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर डी आ गया, मुझे लग रहा है डन। तो कैंसर कंप्लीट कर दिया, एड्स टॉपिक कंप्लीट कर दिया, और इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर टॉपिक कंप्लीट कर दिए। 29 क्वेश्चन यहां तक मुझे लग रहा है क्लियर। ठीक है स्टूडेंट, अभी तक इस चैप्टर में अब लास्ट टॉपिक बचा ड्रग्स, उसके क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन देखिएगा, विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द ड्रग स्मैक। स्टूडेंट मैं आपको ड्रग्स टॉपिक के बारे में नॉलेज देता हूँ। ड्रग्स जो होते हैं स्टूडेंट वो जनरली प्लांट्स से मिलते हैं, बट कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो फंगस से भी मिलते हैं स्टूडेंट, मैं पढ़ा देता हूँ उसको भी। पर पहले ड्रग्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोकाइलकेलॉइड। एक बार और सुन लो, एनसीईआरटी याद करवा दूंगा। यस, drugs are classified into 3 groups student, opioids, cannabinoids, cocaine. opioids student, opioids ओपियम से मिलते हैं, पोपी प्लांट, ओपियम मतलब अफीम स्टूडेंट। पोपी प्लांट होता है पेपेवर सोमिनिफेरम, ध्यान से सुनना। उस पोपी प्लांट पेपेवर सोमिनिफेरम में अनराइप फ्रूट्स होते हैं, उनसे जो लेटेक्स निकलता है उसमें नेचुरल एल्कलॉइड होते हैं स्टूडेंट, वो अफीम होता है, उसमें नेचुरल एल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं, और उस नेचुरल एल्कलॉइड में एक एग्जांपल है मॉर्फिन स्टूडेंट। तो ऑपियोइड्स, ऑपियोइड्स उन्हें कहा जाता है, इसके रिसेप्टर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मौजूद होते हैं। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि ऑपियोइड्स के रिसेप्टर कहां हैं, तो आप बोलोगे जीआईटी में है स्टूडेंट, प्लस सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है स्टूडेंट, ये इसके रिसेप्टर जो मैं आपको बताना चाहता हूं स्टूडेंट। और ओपियोइड्स स्टूडेंट कहां, ओपियोइड्स किससे मिलेगा, ये ओपियम, ओपियम मतलब अफीम, जो कि स्टूडेंट लेटेक्स होता है, और लेटेक्स क्या है स्टूडेंट, लेटेक्स मिलेगा पोपी प्लांट पेपेवर सोमिनिफेरम का, उसमें मिलेंगे। इसमें मिलने वाला स्टूडेंट जो है, अगर मैं आपसे कहूं कि कौन है तो आप बोलना यस, एक मॉर्फिन या नेचुरल एल्कलॉइड है, एक कोडीन, ये भी नेचुरल एल्कलॉइड है इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा ओपियोइड्स स्टूडेंट इसी मॉर्फिन के एसिटिलाइजेशन से बनता है हीरोइन, जी हाँ, जो सेमी सिंथेटिक है, और साथ में स्मैक, ब्राउन शुगर जिसे कहा जाता है। तो आज के बाद 4 ओपियोइड्स हो गए स्टूडेंट जो मैं बताना चाहता था। आइए मैं आपको फ्लो चार्ट के अंदर इसको देता हूं, ड्रग्स टॉपिक। और ड्रग्स में पहला पार्ट होता है ओपियोइड्स स्टूडेंट। ओपियोइड्स के रिसेप्टर जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और साथ में सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे होते हैं। 4 ओपियोइड्स हैं, मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन, स्मैक, स्मैक को ब्राउन शुगर के नाम से बोल सकते हैं स्टूडेंट, ये लीजिए। और ये मिलते किससे हैं, ये पेपेवर सोमिनिफेरम पोपी प्लांट से मिलते हैं। उसका कौन सा पार्ट यूज होता है, लेटेक्स स्टूडेंट, अनराइप फ्रूट से जो निकलता है लेटेक्स, उससे मिलते हैं स्टूडेंट। मॉर्फिन नेचुरल एल्कलॉइड है, मॉर्फिन पेन किलर है। ओपियोइड्स एनाल्जेसिक होते हैं, मतलब पेन किलर की तरह काम में लिए जाते हैं स्टूडेंट, या ये सेडेटिव है और साथ में पेन किलर की तरह काम में होते हैं। मॉर्फिन बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर है स्टूडेंट, इसलिए जब भी सर्जरी होती है उसमें मॉर्फिन काम में लेता है। हर बार क्वेश्चन आता है नीट में ये, तो ध्यान रखना, मॉर्फिन को काम में लेते हैं सर्जरी में स्टार्ट। हीरोइन, कोडीन, हीरोइन मॉर्फिन के एसिटिलाइजेशन से बनता है, ये भी हर बार आता है। हीरोइन इज द डाई एसिटाइल मॉर्फिन स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट लाइन, या हीरोइन इज अ डाई एसिटाइल मॉर्फिन, जी हाँ स्टूडेंट। तो एसिटिलाइजेशन से बनता मॉर्फिन के, इंपॉर्टेंट है।
और मॉर्फिन को हम काम में लेते हैं पेन किलर की तरह, इसलिए सर्जरी में स्टूडेंट मॉर्फिन को काम में लिया जाएगा। ये कुछ एक पॉइंट आपको बताने थे मुझे। हाँ जी, ये तैयार। तो सर्जरी में आप लोग किसको काम में ले रहे हो? सर्जरी में साहब मॉर्फिन काम में। अब आपका क्वेश्चन नंबर 30, विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज यूज टू ऑब्टेन ड्रग स्मैक, यानी कि आपको पॉपी प्लांट का कौन सा पार्ट? लेटेक्स स्टूडेंट, बताया मैंने आपको अभी, स्मैक। श्योर। अब आओ स्टूडेंट, ड्रग नंबर 2, कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स स्टूडेंट क्या होते हैं? यस, और ये मिलते हैं स्टूडेंट कैनाबिस सटाइवा हेम्प प्लांट से स्टूडेंट। जी हाँ, या कैनाबिनॉइड्स, और इनके रिसेप्टर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। ये हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी स्टूडेंट रखते हैं। हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी का मतलब होता है ड्रीमी स्टेट स्टूडेंट। हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी रखने का काम करते हैं कैनाबिनॉइड्स। एग्जांपल गांजा, भांग, चरस। यस स्टूडेंट, गांजा, भांग, हशीश, चरस, मरीजुआना। जी हाँ स्टूडेंट, ये 4-5 एग्जांपल होते हैं कैनाबिनॉइड्स के स्टूडेंट। और ये कैनाबिस सटाइवा प्लांट से मिलते हैं, इसे हेम्प प्लांट कहते हैं। इस प्लांट के स्टूडेंट पत्तियां यानी लीव्स स्टूडेंट, रेजिन, फ्लावर्स, फ्लावर टॉप, ये काम में ले जाते हैं स्टूडेंट। ध्यान से सुनना। तो कैनाबिनॉइड्स, इसके रिसेप्टर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होंगे। कैनाबिनॉइड्स स्टूडेंट हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी रखता है स्टूडेंट। हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी, ये हो गया हमारे पास एक और तैयार। एक और ड्रग्स का टाइप कोका एल्केलॉइड स्टूडेंट। कोका एल्केलॉइड का के अंदर कोकेन स्टूडेंट, कोक जिसे कहते हैं, या वो आता है स्टूडेंट। और ये मिलता है इरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट से स्टूडेंट। दोबारा बोलूंगा, कोका प्लांट बोलते हैं इसको, इरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट। जी हाँ स्टूडेंट, कोका एल्केलॉइड। और ये स्टूमुलेंट ड्रग्स होते हैं स्टूडेंट, दिस वन, ये स्टूमुलेंट ड्रग्स होते हैं स्टूडेंट, ये स्टूमुलेंट ड्रग्स की तरह काम करते हैं। तो ये स्टूमुलेंट हो गए स्टूडेंट, ओपियोइड सेडेटिव हो गए, कैनाबिनॉइड्स हेलुसिनोजन हो गए। आज कोई भी एग्जांपल बोले, कोई मुझसे बोले या चरस, हशीश, कैनाबिनॉइड्स, कोका एल्कलॉइड्स स्टूडेंट आपके अंदर जाकर स्टूडेंट, यस, और वो एक रिसेप्टर स्टूडेंट आपके अंदर जाके, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कोका एल्कलॉइड का जो है इरिथ्रोजाइलिन कोका से मिलता है, इसका नेटिव साउथ अमेरिका है स्टूडेंट। और ये आपके अंदर जाके स्टूडेंट नर्वस सिस्टम पर एक्ट करता है स्टूडेंट। शानदार, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर आपके काम करेगा स्टूडेंट। जी हाँ, यहां तक का तैयार। तो ड्रग्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका एल्कलॉइड। डन। ओपियोइड्स सेडेटिव, पेनकिलर, ओपियोइड्स में मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन, स्मैक। ओपियोइड्स लेटेक्स से मिलता है, पॉपी प्लांट, पेपेवर सोमिनिफेरम से। और कैनाबिनॉइड्स, ये जो है स्टूडेंट, इसके अंदर गांजा, चरस, भांग, हशीश, मरीजुआना। और ये हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी रखते हैं, ड्रीमी स्टेट में ले जाते हैं, रिलैक्स जिसे कहते हैं, कामिंग इफेक्ट। और स्टूडेंट ये मिलते हैं कैनाबिस सटाइवा हेम्प प्लांट के, उसके रेजिन से, लीव से और फ्लावर टॉप से। उसके बाद कोका एल्केलॉइड, इसे कोकेन या कोक बोलते हैं, जो प्लांट इरिथ्रोजाइलम कोका, कोका प्लांट जिसे कहते हैं, उससे मिलते हैं। ये स्टूमुलेंट ड्रग्स होते हैं स्टूडेंट। आया समझ में? यहाँ तक ये ड्रग्स का। तो एक और क्वेश्चन 33 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट ए कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स के एग्जांपल, चरस और गांजा, बिल्कुल यस स्टूडेंट। चरस और हशीश, यस सर। या भांग और मरीजुआना, यस सर। धतूरा और एलएसडी नहीं स्टूडेंट, ये दोनों कैनाबिनॉइड्स में नहीं आते स्टूडेंट, ये हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी जरूर रखते हैं। जी हाँ, या एक धतूरा और एक एट्रोपा, ये दोनों भी स्टूडेंट हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी रखते हैं, धतूरा प्लस एट्रोपा, ये दोनों की दोनों प्लांट थी। जी हाँ स्टूडेंट, ये भी हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी रखते हैं स्टूडेंट। ये तैयार आपके लिए। तो हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी का एग्जांपल में इनको भी इंक्लूड किया जाएगा स्टूडेंट। मुझे लग रहा है यहां तक का क्लियर, यहां तक का तो डन मालूम है आपके लिए। हाँ जी, ड्रग्स टॉपिक, ड्रग्स में टाइप याद, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका एल्केलॉइड, ओपियोइड्स पेपेवर सोमिनिफेरम से, कैनाबिनॉइड्स कैनाबिस सटाइवा से, और कोका एल्केलॉइड्स इरिथ्रोजाइलिन कोका से। डन, तैयार। अब सुनिए, एक वर्ड है हेलुसिनोजन, कैनाबिनॉइड्स उसमें आएंगे। हेलुसिनोजन मतलब ड्रीमी स्टेट में ले जाने वाले। जी हाँ, इमेजिनेशन में जो हो जाता है स्टूडेंट, वो हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी होती है। मैं आपको बताता हूँ हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी में किस किस को इंक्लूड किया जाएगा स्टूडेंट। देखिए, हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी के अंदर पहले कैनाबिनॉइड्स को डेल, कैनाबिनॉइड्स में कौन कौन है? भांग, चरस, हशीश, मरीजुआना, गांजा, ये कैनाबिनॉइड्स, ये पढ़ी लिया हमने। एक्सेसिव डोज ऑफ कोकेन, एनसीईआरटी की लाइन,
एक्सेसिव डोज ऑफ कोकेन ऑल्सो हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी। एक तीसरा एनसीईआरटी का वर्ड एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा, दो प्लांट और है जिनमें हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी, तीन हो गए। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाइथिलेमाइड, ये पावरफुल हेलुसिनोजन है स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग हेलुसिनोजन जिसे कहा जाता है वो है लाइसर्जिक एसिड डाइथिलेमाइड, और ये मिलता है स्टूडेंट एक फंगस क्लेविसेप्स परप्यूरा से। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं, क्लेविसेप्स परप्यूरा एक फंगस है, उससे मिलता है एक स्ट्रॉन्ग हेलुसिनोजन और वो है एलएसडी स्टूडेंट। तो आज हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी किस किस में, वो मैंने आपको लिस्ट दे दी। और हेलुसिनोजन का मतलब क्या है, ड्रीमी स्टेट। डन। तो हमारे पास ड्रग्स टॉपिक अभी तक क्लियर हुआ है स्टूडेंट। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं स्टूडेंट, ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एलएसडी, मॉर्फिन और चरस स्टूडेंट। आपको पता है एलएसडी क्लेविसेप्स परप्यूरा से हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी, मॉर्फिन एक ओपियोइड्स जो पेपेवर सोमिनिफेरम से, उसके लेटेक्स से, चरस कैनाबिस सटाइवा से मिलने वाला हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी। अब डन, आपको बताना है कौन किससे, एलएसडी क्लेविसेप्स से, मॉर्फिन पेपेवर सोमिनिफेरम से, चरस ट्राइकोडर्मा मुझे नहीं लगता सही, क्लेविसेप कैनाबिस गलत हो गया, क्लेविसेप परप्यूरा है, फिर पेपेवर सोमिनिफेरम, फिर कैनाबिस। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर सी जा रहा है स्टूडेंट, बिल्कुल आराम से तैयार। हमसे कुछ भी दे दो ना ड्रग्स में, कोई हमसे कहे हशीश तो वो कैनाबिनॉइड से, कैनाबिस सटाइवा से, कोई कहे मॉर्फिन तो वो ओपियोइड से, पेपेवर सोमिनिफेरम से, कोई कहे कोकेन वो कोका एल्कलॉइड है जो इरिथ्रोसैलिन कोका से, कोई कहे एलएसडी जो हेलुसिनोजन है क्लेविसेप्स परप्यूरा फंगस से, कोई कहे हीरोइन ये ओपियोइड है जो मॉर्फिन के डाइसिटाइलेशन से बनता है स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट पेपेवर सोमिनिफेरम से मिलेगा। डन। तो हमारे पास ड्रग्स में यहाँ तक का तैयार। श्योर। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी का पढ़ाया, ऐसे मैं आपको एक वर्ड और पढ़ाता हूँ, स्टिमुलेंट ड्रग्स जो आपके अंदर स्टूडेंट अलर्टनेस पैदा करते हैं। जी हाँ, या एक होती है ड्रग सेडेटिव, या सेडेटिव कामिंग इफेक्ट वाली, वो हमने पढ़ ली ओपियोइड्स, और एक है स्टिमुलेंट ड्रग्स जो एक्टिवनेस अलर्टनेस लाते हैं, उसमें स्टूडेंट कोका एल्कलॉइड यानी कोकेन आ गया। डन हमारा। इसके अलावा केफीन, चाय कॉफी जो हम पीते हैं स्टूडेंट, केफीन उसमें ये होता है। और एक डबल स्टार एम्फेटेमाइन, एम्फेटेमाइन वर्ड एनसीईआरटी ने यूज किया है, ये एक सिंथेटिक ड्रग है स्टूडेंट, और एम्फेटेमाइन जो होती है सुपरमैन ड्रग के नाम से बुलाई जाती है, ये नींद भगाने का काम करती है, इसीलिए इसे एंटी स्लीप ड्रग्स के नाम से बुलाया जाता है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है डिप्रेशन की, जो हमेशा सुस्त रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, ऐसे लोगों के इलाज के लिए उनको एम्फेटेमाइन दिया जाता है ड्रग्स की फॉर्म में। जी हाँ, उनको दवाइयां दी जाती है जिनमें एम्फेटेमाइन है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन। जी स्टूडेंट। या इसी तरीके से एक बीमारी और होती है इंसोम्निया, नींद नहीं आना, और नींद नहीं आने वाले पेशेंट के लिए स्टूडेंट स्लीपिंग पिल्स दी जाती है, और स्लीपिंग पिल्स में होता है बारबिटूरेट से स्टूडेंट, बारबिटूरेट। या ये सेडेटिव है जो नींद करता है पैदा। जी हाँ, इट इंड्यूस स्लीप जो नींद लाएगा स्टूडेंट, कामिंग इफेक्ट रखेगा, शांत कर देगा, रिलैक्स। तो बारबिटूरेट स्लीपिंग पिल्स में काम आती है, एम्फेटेमाइन ठीक उल्टा है, एंटी स्लीपिंग ड्रग्स है। जो लोग जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया कहते हैं उसको, लेक ऑफ स्लीप, और उन लोगों के ट्रीटमेंट के लिए बारबिटूरेट्स काम में लेंगे। और जिनको स्टूडेंट डिप्रेशन है, उन लोगों के ट्रीटमेंट के लिए एम्फेटेमाइन काम में लेंगे, स्टिमुलेंट ड्रग्स है। डन। आइए चलिए, और सर्जरी करा रहे हैं तो पेन किलर चाहिए तो मॉर्फिन काम में लेंगे। डन। एक और स्टूडेंट एनसीईआरटी में दिया टोबैगो, और टोबैगो में जो केमिकल होता है वो निकोटिन होता है स्टूडेंट। जी हाँ, और निकोटिन एड्रिनल ग्लैंड पर काम करता है स्टूडेंट, एड्रिनल ग्लैंड पर, और एड्रिनलिन के सीक्रेशन को इंड्यूस करवाता है, जिससे बीपी बढ़ता है स्टूडेंट, हार्ट रेट बढ़ती है स्टूडेंट। यह एड्रिनलिन का सीक्रेशन निकोटिन की वजह से बढ़ जाएगा टोबैगो लेने पर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन वर्क। कोकेन इज गिवन टू पेशेंट आफ्टर सर्जरी, गलत, कोकेन नहीं मॉर्फिन। जी हाँ। बारबिटूरेट्स गिवन टू क्रिमिनल टेक देम, गलत, बारबिटूरेट तो स्लीपिंग पिल्स है। जी हाँ, वो थोड़ी स्टूडेंट यूज करेंगे। मॉर्फिन इज गिवन पेशेंट सर्जरी, यस, पेन किलर की तरह काम में। च्यूइंग टबैको लोअर द बीपी, नहीं नहीं स्टूडेंट, हायर द बीपी,
क्योंकि टोबैको निकोटिन रखता है केमिकल एल्कलॉइड इसमें जो है ये तैयार, तो वो हार्ट रेट भी बढ़ाएगा और बीपी भी बढ़ाएगा स्टूडेंट। तो ये 33 क्वेश्चन हुआ और ड्रग्स टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। तो इस चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हमने टोटल 33 क्वेश्चन लिए और उससे मैंने आपको पूरे चैप्टर का रिवीजन करा दिया। तो महा रिवीजन कोर्स में एक चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हुआ जिसमें मैंने डिजीज, एड्स, कैंसर, इम्यूनिटी और ड्रग्स सारे टॉपिक कवर कर दिए। मुझे आशा है आपको बढ़िया समझ में आया होगा स्टूडेंट, कंफर्म। तो 33 क्वेश्चन बेस्ट, जिसमें प्रीवियस ईयर्स भी और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी है, पूरी थ्योरी पढ़ाई। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा आपको। नमस्कार, धन्यवाद।